हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वाइटल नर्सिंग एकेडमी में। और जैसे कि नॉर्सेट 6.0 का जो एग्ज़ाम है 14 अप्रैल को, देन इसके साथ साथ में आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में जैसे ESIC है और DSS भी है। नवोदय एग्ज़ाम्स काफ़ी सारी स्टेट्स वाइज भी ओपन हैं और रिक्रूटमेंट्स इस समय काफ़ी संख्या में जो वैकेंसीज हैं वो क्लियर भी है। एंड रिसेंटली आई थिंक नवोदय से भी वैकेंसी जो है क्लियर आउट हो गई है फीमेल्स के लिए। एंड GMCH ने टेंडर आउट कर दिया है वैकेंसी, उसमें अनाउंसमेंट है। तो आई थिंक एज सुन एज उसका नोटिफिकेशन आए और फॉर्म उसके चालू हो जाए। बट उसमें कोर्स जो कंप्यूटर स्किल्स ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट्स जो आपके लिए मांगा है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप फॉर्म अप्लाई करें उससे पहले वो सर्टिफिकेट्स आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट होती है। ये प्रोसीजर्स जो है वो पैरामीटर में उसके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, तो आप ज़रूर एक बार वॉच कर लें। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो क्लासेस हैं वो आपको अच्छी लग रही होंगी। एंड जो न्यू कमर्स हैं चैनल पे, वो चैनल को ज़रूर एक बार आप वॉच करें। वीडियो के बारे में आप अपना सजेशन भी रख सकते हैं एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो आज के हमारे जो क्लास सेशन है इसके ऊपर डिस्कस करें तो आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन आपका ये रहेगा। और आई थिंक ये वाला क्वेश्चन जो है वो मैंने प्रीवियस क्लास में आपके लिए कमेंट्स में रखा था, तो आप उसको अपन सॉल्यूशन का देख लेते हैं किस तरह से उसका सॉल्यूशन हम कर पाएंगे। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सो ये आपका यस्टरडे जो वीडियो का लास्ट आपका कमेंट्स के लिए क्वेश्चन था वो आपके सामने डिस्प्ले है। एंड आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है। सो क्वेश्चन आपको ये कह रहा था कि मदर ने फ्रेंकली जो है वो इमरजेंसी रूम में कॉल किया है नर्स को और उसने बताया है कि उसके बच्चे ने बोतल में से एक जो पिल्स है वो क्या कर ली, खा ली। ठीक है। और वो नर्स को ये सब चीज़ कह रही है, तो नर्स एज ए मदर को मतलब जो नर्स है वो मदर को क्या एक बेस्ट रेस्पॉन्स देने वाली है, ये आपके लिए क्वेश्चन था। सो फर्स्ट ऑप्शन इसका था कि 15 ml आप सिरप दे सकते हैं इपकैप की। ठीक है। और इपकैप क्या है, एक प्रकार की इमेटिक्स है। ठीक है, जो कि इंड्यूस करती है किसको, वोमिटिंग को। ठीक है, जो किसके लिए हेल्प करेगी, इंड्यूस ऑफ वोमिटिंग। ठीक है। ठीक है, ये आप सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है। ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि पिल्स उसने खाई है वो किस चीज़ की खाई, यानी एग्जैक्टली आपको पता नहीं है कि मेडिसिन क्या है। एग्जैक्टली आपको पता ही नहीं है कि ड्रग्स क्या है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप इपकैक दे दीजिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा गलत। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है। इफ द चाइल्ड 10 ml ऑफ सिरप ऑफ इपकैप विद सिप ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपको याद रखना है इमेटिक्स के साथ में हम सिप ऑफ वाटर ना देके एटलीस्ट आपके पास में 200 से लेके 250 ml आपको क्या देना होता है, वाटर भी देना होता है साथ में। ठीक है, और ये आप साथ में क्या देते हैं, वाटर जब देते हैं तो फिर आप इंड्यूस वॉमिटिंग करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिप कैप। ठीक है। ठीक है, तो लेकिन इसके लिए हमारे को 200 से लेके 250 ml तक वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। लगभग ये मान के चलिए आप, अगर अपन ओजेड की बात करें तो 8 ओजेड के लमसम जो है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ कहा गया है सिर्फ सिप ऑफ वाटर की आपकी रिक्वायरमेंट है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, अब बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो गिव द चाइल्ड 1 कप ऑफ वाटर टू इंड्यूस वॉमिटिंग, तो ये भी गलत ऑप्शन है क्योंकि प्लेन वाटर जो है वो इंड्यूस वॉमिटिंग के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। यहाँ पे आपको इमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होगी जो कि ऑप्शन में दी हुई नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसलिए तीनों ऑप्शन आपके क्या हो जाते हैं, गलत। लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या बचता है, ब्रिंग द चाइल्ड टू ER इमीडिएटली, और ये परफेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्योंकि क्लाइंट जो है बच्चा है और मदर को पता है सिर्फ ओनली पिल्स उसने खाई है, आपको नहीं पता है और ना आप एग्जैक्टली ड्रग के बारे में जानते हैं।
तो आपका बेस्ट रेस्पॉन्स यही रहेगा कि आप मदर को ये कहें कि बच्चे को आप इमरजेंसी में लेके आ जाइए, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड चीज़ आपको ये भी नहीं पता है कि कंडीशंस बेबी की किस तरह से है, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। तो आपको याद रखना है, अनकॉन्शियस अगर क्लाइंट हो जाए, मान के चलिए कि ड्रग ओवरडोज में क्लाइंट अगर अनकॉन्शियस हो जाता है, और अगर अपन इसमें वॉमिटिंग प्रेफर करते हैं, ठीक है, इंड्यूस वॉमिटिंग अगर आप प्रेफर करते हैं, ठीक है, तो क्लाइंट किस में जा सकता है, एक्सपायरेशन में जा सकता है, ठीक है। किसकी रिस्क रहती है, एस्पायरेशन की रिस्क रहती है, ये आपको याद रखना है। इसलिए हम ये सजेशंस कभी भी नहीं देंगे, ठीक है। जैसे ही वो इमरजेंसी रूम में आए उसके बाद आप एग्जैक्टली ड्रग्स पता कर सकते हैं, देन उसके बाद आप लावाज कर सकते हैं, इस वॉमिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आगे के फर्दर प्रोसीजर्स हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। सो कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या जाएगा, डी जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कुछ मिलता जुलता सा ही क्वेश्चन है आपसे रिलेटेड, जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी से, बट थोड़ा सा इसमें लिटिल बिट चेंज हुआ है। मदर जो है वो ब्रिंग्स हर 3 year old चाइल्ड हु इज अनकॉन्शियस। देखिए क्वेश्चन यहाँ फंसना है आपको। मदर जो है एक बच्चे को लेके आती है जिसकी एज है 3 साल, और वो क्या है, अनकॉन्शियस, बट ब्रीथिंग 2, ठीक है। ब्रीथिंग 2 का मतलब है क्लाइंट अनकॉन्शियस है लेकिन ब्रीथिंग उसका नॉर्मल है, विथ ER, ठीक है, यानी इमरजेंसी रूम में वो लेके आता है, विथ एन अपारेंट ड्रग ओवरडोज। कंडीशंस आपके पास में क्या रखी गई है कि कैंडिडेट जो है 3 साल का बेबी वो ड्रग ओवरडोज में है। द मदर फाउंड एन एम्प्टी बोतल ऑफ एस्पिरिन नेक्स्ट टू हर चाइल्ड इन द बाथरूम। तो मदर ने बाथरूम जो है बेबी का, उसमें फाइंड आउट किया एक बोतल है एस्पिरिन का, वो पूरी तरीके से क्या है, एम्प्टी है, खाली है। इसका मतलब है कि उसको डाउट है कि उसके बच्चे ने वो बोतल पी ली है या खा ली है, ठीक है। तो विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले वाले क्वेश्चन से जस्ट मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑप्शंस आपके देखिए क्या है, पुट इन एनजी ट्यूब एंड लावास टू द चाइल्ड स्टोमक, मॉनिटर मस्कुलर स्टेटस, टीच मदर पॉइजन प्रिवेंशन टेक्निक। तो ये तो गलत ऑप्शन है, ये देखने से ही पता चल रहा है कि आप मदर को पॉइजन प्रिवेंशन टेक्निक के बारे में टीच कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे ऑप्शंस बिल्कुल गलत रहेगा, क्योंकि मदर इस केस में ऑलरेडी किस चीज़ को फेस कर रही है, एंजाइटी को फेस कर रही है, क्योंकि उसके बेबी ने ओवरडोज ड्रग्स वो मतलब इंजेस्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल गलत रहेगा। प्लेस चाइल्ड ऑन रेस्पिरेटरी असिस्टेंट, ठीक है। तो देखिए इस ऑप्शन को क्लियर करें तो प्लेस चाइल्ड ऑन रेस्पिरेटरी असिस्टेंट का मतलब ये हो गया कि आप रेस्पिरेटरी सपोर्ट पे उसको रखो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ आपको कंडीशंस अनकॉन्शियस दी हुई है, ब्रीथिंग उस कैंडिडेट का अभी भी स्टेबल है यानी नॉर्मल है, तो रेस्पिरेशन असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा कहने का मतलब ये है, रेस्पिरेशन असिस्टेंस का मतलब ये हो गया जिन कैंडिडेट का रेस्पिरेशन सपोर्ट नॉर्मली नेचुरली बॉडी नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया, ओनली ब्रीथिंग आपका लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि क्लाइंट आपका अनकॉन्शियस है बट ब्रीथिंग उसका प्रॉपर है, तो ऐसी कंडीशन में रेस्पिरेशन असिस्टेंट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। तो दो ऑप्शन तो आपके क्लियर हो गए, ठीक है। अब सवाल आपका क्या है, क्लाइंट ने एस्पिरिन लिया है, क्लाइंट ने क्या लिया है, एस्पिरिन लिया है, ठीक है। क्लाइंट ने क्या लिया है, एस्पिरिन लिया है, ठीक है। तो एस्पिरिन में आपको याद रखना है, एस्पिरिन क्या करती है, रेस्पिरेटरी जो सेंटर्स होती है उसको स्टिमुलेट करती है, ये बात आपको याद रखनी है। रेस्पिरेटरी जो सेंटर्स होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन जो सेंटर होता है उसको क्या करेगी, ये स्टिमुलेट करेगी, ठीक है। इसको स्टिमुलेट करने के बाद होगा क्या, इसके स्टिमुलेट करने के बाद होगा क्या, तो आपको देखने को मिलेगा टेकिपनिया, ठीक है, टेकिपनिया देखने को मिलेगा, और हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलेगा, हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलेगा। अब ये दोनों कंडीशन होंगी तो क्या कंडीशंस क्रिएट होने वाली है, तो रेस्पिरेशन एल्किलोसिस क्रिएट होगा, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस क्रिएट होगा, ठीक है। एक सवाल तो ये हो गया आपका। सेकेंड चीज, एस्प्रिन जो है वो और क्या कोज कर सकती है, तो इसके साथ साथ ये सीजर्स कोज कर सकती है,
ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सीजर्स कोज कर सकती है, इसके साथ साथ ये क्या कोज कर सकती है, हाई फीवर। ओवरडोज की बता रहा हूँ मैं कहानी आपको यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो ये डेथ की तरफ भी लेके जा सकती है, डेथ की तरफ भी लेके जा सकती है। क्यों? ठीक है, क्योंकि ये कंडीशंस अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो कैंडिडेट क्या हो जाएगा, लीड करेगा किसकी तरफ, डेथ की तरफ लीड करेगा। ओके, इसके साथ साथ यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए यहाँ आपको रेब्डोमाइलोसिस भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ ये हाइपर एक्टिव भी होगा क्लाइंट, और ड्राउसीनेस भी इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसके साथ साथ आपको क्या क्या फीचर्स और देखने को मिल सकते हैं एस्पिरिन ओवरडोज में, तो ड्राउसीनेस देखने को मिल सकता है, क्लाइंट आपका हाइपर एक्टिव हो सकता है, ठीक है। आपको रेब्डोमाइलोसिस भी देखने को मिलेगा, रेब्डोमाइलोसिस यानी मस्कुलर डिस्ट्रैक्शन देखने को आपको मिलता है, ठीक है। रेब्डोमाइलोसिस भी देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? सो आपका ऑप्शंस जो है सेकंड देखिए, मॉनिटर मस्कुलर स्टेटस, ठीक है। ठीक है, तो मस्कुलर स्टेटस से बेटर ऑप्शंस आपका यहाँ पे ये वाला नहीं जाएगा, क्योंकि मस्कुलर स्टेटस से ज़्यादा आपका जो बेटर ऑप्शन प्रायोरिटी पे जाने वाला है वो जाने वाला है आपका रेस्पिरेशन जाने वाला है, ठीक है। क्यों जाने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि ऑल एस्पिरिन जब ओवरडोज होती है तो जाहिर सी बात है ये रेस्पिरेशन सेंटर को स्टिमुलेट करेगी, देन उसके बाद में ये कंडीशंस जो है वो क्रिएट होती है। टेकिपनिया हो गया, हाइपर वेंटिलेशन हो गया, हाइपरपनिया हो गया, तो ये कोज करता है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस को, और एसिड बेस इम्बैलेंस उसमें देखने को मिलेगा। तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि आपको ड्रग यहाँ पे एग्जैक्टली पता है कि क्लाइंट ने क्या ड्रग लिया है, एस्पिरिन लिया है, और वो ईआर में है, आपके पास में है, तो आप क्या करेंगे, एनजी ट्यूब उसमें इंसर्ट करेंगे, लावाज करेंगे, और क्या करेंगे, स्टोमक वॉश करेंगे। क्या करेंगे, स्टोमक वॉश करेंगे, ठीक है। तो एज ए पीएनआई और एज ए स्टाफ, मतलब एज ए नर्स, आपका फर्स्ट जो रोल रहेगा वो रहने वाला है कि आप क्या करें, स्टोमक वॉश जो है वो करें, ठीक है। क्या करेंगे आप, स्टोमक वॉश बाय थ्रू द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनजी ट्यूब। ओके, ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ए पेरेंट्स टोल्ड द पब्लिक हेल्थ नर्स, यानी पीएचएन से कहती है, एक पेरेंट्स है, डेट हर 6 ईयर ओल्ड सून बीन, सॉरी सन है, 6 ईयर्स ओल्ड उनका सन है, बीइंग टेकिंग टेट्रासाइक्लिन फॉर ए क्रोनिक स्किन कंडीशंस, यानी एक पेरेंट्स हैं जो पब्लिक हेल्थ नर्स को कह रहे हैं कि उनका 6 साल का जो बच्चा है वो टेक कर रहा है क्या, टेट्रासाइक्लिन फॉर द क्रोनिक स्किन इन्फेक्शन या कंडीशंस के लिए। तो पेरेंट्स आस्क इफ दिस कुड कोज एनी प्रॉब्लम्स फॉर दिस चाइल्ड, तो पेरेंट्स का सवाल ये है कि टेट्रासाइक्लिन जो है वो कोई प्रॉब्लम्स तो कोज नहीं करेगी किसके अंदर, बच्चे के अंदर। व्हाट शुड द नर्स एक्सप्लेन टू द पेरेंट्स। क्वेश्चन आपका सीधा सा है टेट्रासाइक्लिन के एज ग्रुप के ऊपर, सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ घुमाया गया है इसको, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि टेट्रासाइक्लिन का क्या इस एज ग्रुप पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है, और पड़ने वाला है तो क्या पड़ने वाला है। तो गिविंग टेट्रासाइक्लिन टू ए चाइल्ड यंगर देन 8 ईयर्स में कोज परमानेंट स्टैनिंग ऑफ हिज टीथ, क्या ये ऑप्शन आपका सही होने वाला है। इफ यू गिव टेट्रासाइक्लिन विथ मिल्क इट में एब्जॉर्ब रेडीली, क्या आप टेट्रासाइक्लिन जो है वो मिल्क के साथ अगर देते हैं तो एब्जॉर्ब वो रेडीली हो जाता है, क्या ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं होता है ये, तो बल्कि इनिबिशन रिएक्शन होती है, तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल ही गलत है। द मेडिसिन शुड बी गिवन टू एडल्ट नॉट चिल्ड्रन, मेडिसिन जो है वो एडल्ट को देनी चाहिए, चिल्ड्रंस को नहीं देनी चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। 8 ईयर से अबव के कैंडिडेट्स को आप ये दे सकते हैं, विद प्रिकॉशन दे सकते हैं, ओके। सेकेंडरी इन्फेक्शंस ऑफ क्रोनिक स्किन डिसऑर्डर डू नॉट क्रोनिक स्किन डिसऑर्डर डू नॉट रेस्पॉन्ड टू एंटीबायोटिक, सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑफ क्रोनिक स्किन डिसऑर्डर डू नॉट रेस्पॉन्ड टू एंटीबायोटिक्स, तो ये भी गलत है, डू रेस्पॉन्ड एंटीबायोटिक ये ऑप्शन होता तो बिल्कुल सही हो जाता, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन जो है वो क्रोनिक स्किन डिसऑर्डर्स के लिए बेस्ट एंटीबायोटिक मानी गई है, ठीक है। तो ये इसमें यूज होती है, ठीक है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि आपको एज ग्रुप पता होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, एज ग्रुप आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन टेट्रासाइक्लिन का ज़्यादातर इसी
मार्जिन को लेते हुए पूछा गया है आज तक एग्जाम्स में, पिछले एग्जाम्स में बहुत बार, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर पॉपुलर हिट क्वेश्चंस जो बनते हैं वो यही बनते हैं कि टेट्रासाइक्लिन अगर आप बिलो 8 इयर्स एज वाले मतलब बच्चों को अगर वो देते हैं तो वो क्या करते हैं, इनामल जो फॉर्मेशन होता है उसको, इनामल फॉर्मेशन को और डेंटल पिगमेंटेशन को ये क्या करती है, इंटरफेयर करती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपके पास क्या हो गया कि टेट्रासाइक्लिन जो है वो इनामल फॉर्मेशन, ठीक है, एंड डेंटल पिगमेंटेशन को क्या करती है, इंटरफेयर करती है, ठीक है। और ये कब की कहानी है, जब टूथ डेवलपमेंट स्टेज होती है, टूथ डेवलपमेंट स्टेज होती है तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस केस में इनामल फॉर्मेशन और डेंटल पिगमेंटेशन को क्या होता है, इंटरफेयर होता है, जिसकी वजह से इनामल हाइपोप्लेसिया आपको देखने को मिलता है अगर टेट्रासाइक्लिन हम यूज करते हैं। इनामल हाइपोप्लेसिया, इसके साथ साथ में आपको ब्रोन ग्रोथ जो होती है, बोन ग्रोथ जो होती है, ठीक है, बोन ग्रोथ जो होती है वो भी आपको कैसी देखने को मिलेगी, इम्पेयर देखने को मिलती है, बोन ग्रोथ भी इम्पेयर देखने को मिलती है। हाँ, लेकिन इस पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो क्या पूछा जा सकता है, नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस जो होती है, नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, इसमें टेट्रासाइक्लिन जो है वो बेस्ट ड्रग है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्लेमाइडिया या गोनेरिया, ठीक है। सेकेंड चीज, इसका यूज ट्रैवलर डायरिया में भी किया जाता है, इसमें किया जाता है, ट्रैवलर डायरिया में भी इसका यूज जो है वो किया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथ साथ में जैसे अभी इसने सवाल किया क्रोनिक स्किन कंडीशंस, तो लाइक डेट जैसे एक्ने, ठीक है, तो एक्ने जैसी कंडीशंस में भी टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मोस्ट ऑफ मैंने आपको बता दिया है, ये क्वेश्चन जो है वो हिट है, काफ़ी बार पूछा गया है, नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस में टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन भी यूज होती है, इरिथ्रोमाइसिन जो है वो भी यूज होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना। सेकेंड चीज, आपको परमानेंट स्टेनिंग ऑफ हिज टीथ से प्रिवेंट करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं अपन, यूज ऑफ स्ट्रॉ, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन हिट है, काफ़ी बार पूछा गया है। सो क्या समझे आप ये समझे कि 8 to 9 इयर्स ओल्ड जो कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, इनको आप टेट्रासाइक्लिन जो है दे सकते हैं, या फिर पास्ट टू डेवलपमेंट स्टेज जो होती है, ठीक है, तो उस स्टेज में आप क्लाइंट को ये दे सकते हैं, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स में ये चीज़ें जो हैं वो मेंशन है कि ये इनामल हाइपरप्लेशिया कोज कर सकती है, साथ साथ डेंटल पिगमेंटेशन को भी ये क्या करती है, इंटरफेयर करती है। और सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई दी है कि मिल्क के साथ इसको कभी भी नहीं देना है क्योंकि ये इंटरफेयर करती है, मिल्क जो है इसको इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, क्लियर। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला है, ए रहेगा, जो कि दिया हुआ भी है। सो राइट आंसर ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका, a 6 month old client, sorry, 6 month old infant has development delay, ठीक है, 6 month old infant है जो डेवलपमेंट डिलेज में है, his weight falls below 5 percentile when plotted on growth chart, जब आपने उसको ग्रोथ चार्ट के प्लॉटेड में देखा तो उसका जो वेट है वो 5 percentile क्या है, बिलो है कंपेयर टू ग्रोथ चार्ट। The diagnosis of failure to thrive is MAD, डायग्नोसिस में क्या डायग्नोसिस हुआ, फेलियर टू थ्राइव इज मैड। तो व्हाट बिहेवियर माइट इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ मैटरनल डेप्रिवेशन, तो कौन सा बिहेवियर इंडिकेट कर रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ मैटरनल डेप्रिवेशन, ठीक है, ये आपको बताना है, यानी नीचे दिए गए जो ऑप्शंस है उनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो मैटरनल डेप्रिवेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो रेस्पॉन्स टू टच, वांट्स टू बी हेल्ड, ठीक है, रेस्पॉन्सिव टू टच, जैसे ही वो टच करती है रेस्पॉन्सिव है बेबी, या वांट्स टू बी हेल्ड,
अनकंफर्टेबल बाय द टच या रिफ्यूज बोतल, या फिर वो टच जैसे ही करती है तो बेबी जो है अनकंफर्टेबल है और उसको जो बोतल दी जाती है मिल्क के लिए या वाटर के लिए वो रिफ्यूज करता है। मेंटेन आई टू आई कॉन्टेक्ट, फ्रिंकी ईटर्स इजीली पेसिफाइड एंड कडली। ठीक है, तो देखिए आपको ये बताना है कि मैटरनल डेप्रिवेशंस का कौन सा इंडिकेशन है। ध्यान से क्वेश्चन में देखो आंसर छुपा हुआ है। आपको ये बताना है कि मैटरनल डेप्रिवेशन यानी मैटरनल की जो माता की तरफ से जो चिंता की कहानी है वो आपको इंडिकेट करनी है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बच्चे को आप टच कर रहे हैं और वो रेस्पॉन्सिव है और वॉन्ट्स टू बी हेल्ड, वो चाहता भी है, ठीक है, तो ये ऑप्शंस तो मैटरनल डेप्रिवेशन को नहीं दर्शाता, इसलिए ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर देखिए मेंटेन आई टू आई कांटेक्ट, अगर बेबी आई टू आई कांटेक्ट कर रहा है तो ये भी मैटरनल डेप्रिवेशंस की इंडिकेट नहीं कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका सही मतलब रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि कहानी हमारी यहाँ उल्टी है। फ्री की ईटर्स है और इजीली वो पेसिफाइड कर रहा है और कडली भी है, तो ये भी ऑप्शंस आपका बिल्कुल यहाँ पे सूट नहीं करता है, क्योंकि ये सारे के सारे नॉर्मल बिहेवियर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैटरनल डेप्रिवेशन का बिहेवियर कौन सा है कि मदर उसको टच करे और बेबी अनकंफर्टेबल हो और रिफ्यूज करे बोतल को। जैसे ही मदर बोतल उसके तरफ प्रोवाइड करती है या उसको देती है तो वो क्लाइंट जो बेबी है वो रिफ्यूज करे। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है मैटरनल डेप्रिवेशन को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट पहले से ही ऑलरेडी आपको बता दिया है कि क्लाइंट का जो वेट है वो बिलो परसेंटाइल 5th है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रोथ चार्ट। तो इसका मतलब है कि क्लाइंट किस में जा रहा है, फेलियर टू थ्राइव में जा रहा है। किस में जा रहा है, फेलियर टू थ्राइव में जा रहा है। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा इंडिकेशन है जो मैटरनल डेप्रिवेशन को शो कर रहा है या इंडिकेट कर रहा है। तो आपको याद रखना है तो आपको याद रखना है कि अगर क्लाइंट की जो मदर है वो अगर बच्चे को टच कर रही है और बच्चा अनकंफर्टेबल है और उसके साथ साथ वो ईटिंग अगर कुछ उसके लिए प्रोवाइड हो रहा है, जैसे लाइक डेट बोतल, मैंने आपको बताया कि बोतल जैसे ही वो प्रोवाइड करती है वो बच्चा जो है उसको रिफ्यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ इसमें आपको और क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, स्टिफिंग देखने को मिल जाएगी, स्टिफनिंग मिल को मिल जाएगी। ठीक है, स्टिफनिंग देखने को मिल सकती है आपको बेबी के अंदर। ठीक है, स्टिफनिंग का मतलब क्या होता है, बेबी फर्म हो जाए, बिकम फर्म या एक्ट करे। ठीक है तो ये ऑप्शंस यहाँ पे जो है वो मैटरनल डेप्रिवेशन को शो कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मदर कंटिन्यू टू ब्रेस्ट फीड हर 3 month old इन्फेंट। एक मदर है जो अपने 3 month old इन्फेंट को ब्रेस्ट फीड कर रही है। सी टेल द नर्स द ओवर पास्ट 3 days शी हैज नॉट बीन प्रोड्यूसिंग इनफ मिल्क टू सेटिस्फाई द इन्फेंट। अब सवाल यहाँ फंसा है कि वो जो है वो नर्स को ये कह रही है कि पिछले 3 दिन, ठीक है, पिछले 3 दिन में वो इनफ मिल्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है जिससे उसका जो बेबी है वो सेटिस्फाई हो पाए। द नर्स एडवाइज द मदर टू डू विच ऑफ फॉलो। तो नर्स जो है वो समझ में उसके आ गया है, तो नर्स जो है मदर को क्या एडवाइस करने वाली है कि वो इनमें से क्या चीज़ करे। तो स्टार्ट द चाइल्ड ऑन सॉलिड फूड, या वो ये स्टार्ट करे। नर्स द चाइल्ड मोर फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग दिस ग्रोथ स्पुट। नर्स जो है वो कह रही है कि चाइल्ड जो है वो मोर फ्रिक्वेंटली होते हैं ड्यूरिंग द ग्रोथ स्पुट के टाइम। प्रोवाइड सप्लीमेंट्स फॉर द चाइल्ड बिटवीन ब्रेस्ट फीडिंग सो यू विल इनफ मिल्क। या फिर आप ब्रेस्ट मिल्क सॉरी ब्रेस्ट फीड के बिटवीन में आप सप्लीमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे ब्रेस्ट जो मिल्क है वो इनफ प्रोडक्ट हो। ठीक है, और वेट 4 hours बिटवीन फीडिंग्स सो डैट योर ब्रेस्ट विल फिल अप। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आप जो 4 hours का वेट कीजिए जिससे जो ब्रेस्ट है वो फिलअप हो सके मिल्क के साथ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग सिचुएशन देखा जाए तो 3 month का ये बेबी है और पिछले 3 दिन से ये जो है वो इनफ तरीके से ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहा है, जिससे मदर को ये है कि उसका बेबी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो एज ए नर्स आपका जो नॉलेज बेस है वो क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए
ये जो कंडीशंस है ना, ये कंडीशंस रिलेट किससे कर रही है? स्पूड से कर रही है, ग्रोथ स्पूड से। ठीक है, किससे कर रही है? ग्रोथ स्पूड से कर रही है। आपको याद रखना है, 3 मंथ ओल्ड जो बेबी होते हैं, 3 मंथ ओल्ड जब बेबी होता है, प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ग्रोथ स्पूड्स पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ग्रोथ स्पूड्स पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये 3 डेज तक भी रह सकता है, ठीक है, अप टू वीक भी जाता है, अप टू 1 वीक। ठीक है, अप टू 1 वीक। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रोथ स्पूड्स जो पीरियड है वो आपको देखने को मिलेगा, 3 मंथ ओल्ड बेबी हो जाते हैं तब आपको देखने को मिलता है, कुछ समय के लिए ही ये देखने को मिलेगा, लगभग 3 दिन या फिर मैक्सिमम आपको 1 वीक तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि ग्रोथ स्पूड्स में बच्चे के एक्ट क्या होते हैं? ग्रोथ स्पूड्स में जो बेबी है, ठीक है, जो चाइल्ड है, उसमें क्या आपको साइन और सिम्टम्स जो है वो शो होंगे। अगर ये आपको पता है तो फिर आप ये वाला क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियरली कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन सिम्टम्स अगर आपको पता चल जाएंगे तो आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो देखिए साइन सिम्टम्स में ग्रोथ स्पूड्स में क्या क्या होते हैं, तो क्या क्या है देखिए, मोर स्लीप, मोर स्लीप देन यूजुअल। ठीक है, मोर स्लीप देन यूजुअल, यानी यूजुअल जो बेबी स्लीप जो टाइमिंग होता है उससे ज़्यादा समय हो जाता है, मोर स्लीप देन यूजुअल। ठीक है, और इसके अलावा मोर स्लीप हो गया, मोर हंगर, यानी हंगर भी इसकी इस समय जो है वो बढ़ जाती है। इसके साथ साथ रेस्टलेस, क्राइंग एंड सकिंग ऑफ, सकिंग ऑफ हैंड्स एंड लिप्स। ठीक है, सकिंग ऑफ हैंड्स एंड लिप्स देखा भी होगा आपने, इस एज में जो बेबी है वो इस तरह से सक करने के लिए लग जाते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ स्पूड्स है क्या? ग्रोथ स्पूड्स है शॉर्ट टाइम पीरियड, शॉर्ट टाइम पीरियड अंडर द बेबी फिजिकल चेंजेस। ठीक है, यानी एक इन्फेंट के बॉडी के फिजिकल चेंजेस जो हैं वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अगर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ स्पूड कहते हैं, जिसमें यूजुअली आपको जो देखने को मिलेगा वो ये सिम्टम्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे बेबी जो है वो ग्रोथ स्पूड पीरियड में है। ठीक है, अब चलते हैं देखिए आपके ऑप्शन की तरफ। तो पहला ऑप्शन है आपका, स्टार्ट द चाइल्ड ऑन सॉलिड फूड। तो ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि बेबी कितने मंथ का है? अभी 3 मंथ का है, और वीनिंग हम कब स्टार्ट करते हैं? आफ्टर 4 ईयर। ठीक है, आफ्टर 4 ईयर सॉलिड फूड की बात कर रहा है, सॉरी वीनिंग की नहीं, सॉलिड फूड की बात कर रहा है। अपन सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकते हैं 4 मंथ के बाद में। ठीक है, बाकी तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो 6 मंथ तक कंटिन्यूस होनी चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि अगर आप 3 मंथ के बेबी को सॉलिड फूड अगर देंगे तो जाहिर सी बात है इस बच्चे की ना तो इतनी जीआई ट्रैक की अभी एबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि एबिलिटी ऑफ जीआई ट्रैक इसकी अभी कैपेबल नहीं है। ठीक है, ये आपको याद है। तो ये ऑप्शन तो यहाँ गलत हो गए। फिर देखिए क्या है, प्रोवाइड सप्लीमेंट्स चाइल्ड बिटवीन ब्रेस्ट फीडिंग यू विल हैव इनफ मिल्क। तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर आप प्रोवाइड सप्लीमेंट देते हैं, इससे क्या होगा? लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर हम सप्लीमेंट देते हैं तो उसकी जो एपेटाइट है वो कैसी हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब वो डिक्रीज हो जाएगी तो सकिंग करेगा नहीं वो, और सकिंग करेगा नहीं तो ब्रेस्ट मिल्क बनेगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। लास्ट ऑप्शन देखिए, वेट 4 आवर्स बिटवीन फीडिंग सो दैट योर ब्रेस्ट विल फिल अप। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीड का जो टाइमिंग है, ब्रेस्ट फीड में का जो टाइमिंग है, इसको हम क्या नहीं कर सकते? फिक्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं? फिक्स, या फिर आप ये बोल सकते हो आप रिजिड, रिजिड टाइम आप फिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिजिड अगर टाइम आपने फिक्स कर दिया तो जो मिल्क प्रोडक्शन है वो
नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शंस भी आपका यहाँ पे छूट नहीं होता है। ठीक है, यानी ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब अपन कहते हैं कि भाई जो है 6 मंथ तक जो है कंटिन्यूस जो है वो ब्रेस्ट फीड जो है प्रोवाइड करनी चाहिए, पर रिजिड नहीं कर सकते आप उस शेड्यूल को ब्रेस्ट फीड वाले को। ठीक है, रिजिड नहीं कर सकते क्योंकि वो और डिपेंड करता है कि बेबी के एपेटाइट किस हिसाब से है एंड मदर का बॉन्डिंग, तो ये सब चीज़ें इनमें बॉन्ड मैटर करती है। तो रिजिड जो टाइम शेड्यूल है वो जो है इनहिबिट करता है मिल्क के प्रोडक्शन को, ये आपको याद रखना है। ठीक है, रिजिड टाइम जो है ब्रेस्ट फीड का वो इनहिबिट करता है मिल्क प्रोडक्शन, इनहिबिट मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि ग्रोथ स्पूट्स जो है वो क्या चीज़ है। शॉर्ट टाइम पीरियड है जिसमें बेबी के फिजिकल चेंजेस जो हैं वो होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा, बी रहने वाला है। आप मदर को ये कहेंगे कि और फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग ग्रोथ स्पूट्स आपको ये सिम्टम्स जो हैं वो बच्चे में मतलब देखने को मिलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ब्रेस्ट फीड जो है वो सप्लाई देती रहनी है। ठीक है, ब्रेस्ट फीड सप्लाई आपको देती रहनी है, या फिर मिल्क आप ऊपर से भी जो है टॉप फीड भी आप दे सकते हैं मिल्क के लिए। ठीक है, तो ग्रोथ स्पूट पीरियड में एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जस्ट प्यूबर्टी भी ग्रोथ स्पूट्स देखने को मिलता है दोनों ही एज में। ठीक है, जस्ट प्यूबर्टी ग्रोथ स्पूट्स आर सीन बोथ सेक्स। ठीक है, जस्ट लाइक फीमेल की मैं बात करूँ, गर्ल्स की। ठीक है, तो फीमेल गर्ल्स में ये आपको देखने को मिलेगा 8 ईयर से लेके 13 ईयर तक। ठीक है, और मेल की मैं बात करूँ, बॉयज़ की, ये देखने को मिलता है 10 ईयर से लेके 15 ईयर्स के बीच में ग्रोथ स्पूट्स यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी फिजिकल चेंजेस की एक प्रोसेस होती है जो शॉर्ट टाइम के लिए देखने को मिलती है। ठीक है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला है, बी। अगर आपको ग्रोथ स्पूट के बारे में पता है तो। ठीक है, जो आपको मैंने यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्प्ले कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप 8 week old infant has been diagnosed with gastroesophageal reflux। ठीक है, 8 week old infant यानी 2 महीने 2 month ओल्ड इन्फेंट है जिसको डायग्नोस हुआ है गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लैक्स। द नर्स इज टीच द इन्फेंट मदर टू केयर फॉर द इन्फेंट एट होम। और नर्स जो है वो टीच कर रही है किसको, मदर को, इन्फेंट के होम केयर के लिए। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय द नर्स इज अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग इन्फेंट होम केयर। नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं उनमें से आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो स्टेटमेंट को अप्रोप्रिएट बताता है। जो किसने कहे हैं, नर्स ने, किससे कहे हैं, मदर से। फर्स्ट ऑप्शन है ले द इन्फेंट फ्लैट ऑन हर लेफ्ट साइड आफ्टर फीडिंग। ठीक है, ले द इन्फेंट फ्लैट ऑन हर लेफ्ट साइड आफ्टर फीडिंग, या आप लेटा दीजिए उसको फ्लैट आफ्टर फीड होती। फीड द इन्फेंट एवरी 4 आवर्स विथ हाफ स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्मूला के साथ आप उसको हर 4 घंटे में जो है वो फीड देते रहिए। एंटासिड नीड टू बी गिवन एन हावर बिफोर फीडिंग। खाना खिलाने से पहले 1 घंटे पहले आपको एंटासिड दे देनी है। प्ले एक्टिविटीज शुड बी कैरिड आउट बिफोर इंस्टीड ऑफ आफ्टर फीडिंग। प्ले एक्टिविटीज जो है वो शुड बी कैरिड आउट, यानी प्ले एक्टिविटीज जो है वो इन्फेंट की होनी चाहिए बिफोर ऑफ द फीड, बजाय किसके, आफ्टर फीड के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्या आंसर रहने वाला है, तो गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लेक्स इसको प्रॉब्लम है, 2 महीने का ये बच्चा है। तो कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि आफ्टर फीड इन कैंडिडेट्स को हम कभी भी फ्लैट जो है वो लाई नहीं करते हैं। यानी जैसे ही क्लाइंट ने खाना खाया उसके बाद जिसको गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लेक्स है उसे हम लेटने की सलाह नहीं देते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो गया, गलत हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेबी है, तो देखिए
ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है, फीड द इन्फेंट एवरी 4 आवर्स विद हाफ स्ट्रेंथ फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे फीड द इन्फेंट एवरी 4 आवर्स विद हाफ स्ट्रेंथ फॉर्मूला, तो पहली जो लाइन है ना वो बिल्कुल ठीक है कि भाई आप स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील दीजिए, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स दीजिए, फ्रीक्वेंट मील्स जो है वो प्रोवाइड कीजिए, लेकिन हाफ स्ट्रेंथ फॉर्मूला नहीं देंगे आप। कैसा फॉर्मूला देंगे, थिक एंड फॉर्मूला देंगे। कैसा फॉर्मूला देंगे, थिक एंड फॉर्मूला देंगे। ठीक है, थिक एंड फॉर्मूला देंगे। इससे क्या होगा, प्रिवेंशन फॉर रिफ्लेक्स या फिर वोमिटिंग, या फिर वोमिटिंग। अगर आप स्मॉल और फ्रीक्वेंट अमाउंट में थिकन फॉर्मूला प्रोवाइड करते हैं तो उससे रिफ्लेक्स या एस्पिरेशन या फिर वोमिटिंग के चांसेस जो है वो कम रहेंगे, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे हो सकता था, लेकिन हाफ स्ट्रेंथ फॉर्मूला कर दिया इसलिए ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, और क्लाइंट ये देखिए, ये जो पोजीशन दी जा रही है कौन सी दी जा रही है, सुपाइन दी जा रही है। ठीक है, तो सुपाइन हमेशा गर्ड जो प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स जो प्रॉब्लम है, इसको क्या करती है, प्रिडिस्पोज करती है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हेड ऑफ बेड जो है वो आप क्या करेंगे, एलिवेट रखेंगे। कितना, 30 डिग्री, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हेड ऑफ बेड जो एलिवेट होना चाहिए 30 डिग्री आफ्टर फीड, अगर क्लाइंट जो है वो रेस्ट करता है। ठीक है, फिर देखिए एंटासिड नीड टू बी गिवन एन हावर बिफोर फीडिंग, तो ये भी ऑप्शन गलत है। एंटासिड जो है आपको विथ फीड जो है वो आप दे सकते हैं या देनी चाहिए। एंटासिड विथ फीड जो है वो बेटर रिजल्ट देती है इन गर्ड में। ठीक है, बिफोर नहीं। फिर प्ले एक्टिविटीज शुड बी कैरिड आउट बिफोर इंस्टीड ऑफ आफ्टर फीडिंग, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका यहाँ पे जाने वाला है। क्यों जाने वाला है मैं आपको बता दूं। इन्होंने क्या बोला है कि प्ले एक्टिविटीज शुड बी कैरिड आउट बिफोर फीडिंग, तो क्लाइंट को जब भी या बेबी को बिफोर फीड आपको क्या करवानी है, एक्टिविटीज करवानी है। बिफोर फीडिंग आपको क्या करवानी है, एक्टिविटीज करवानी है, लाइक डेट जैसे प्ले। ठीक है, यानी खेले वो, या फिर आप ये कह सकते हो कि विगोरस एक्टिविटीज जो है आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, विगोरस एक्टिविटीज जो है आप प्ले कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है ये चीज़ें कब होनी चाहिए, बिफोर फीड होनी चाहिए, ना कि आफ्टर फीड होनी चाहिए, जो कि ऑप्शंस में भी आपके दिया हुआ है इंस्टीड यानी बजाय। ठीक है, तो आफ्टर फीड आपको ये चीज़ नहीं करनी है। बिफोर फीड अगर आप ये करते हैं, इससे क्या होगा, इससे रिड्यूस होता है चांसेस किस चीज़ के, रिड्यूस द चांसेस ऑफ किस चीज़ के, वॉमिटिंग के, रिफ्लेक्स के और एस्पिरेशन, इसके एस्पिरेशन। तो ये आपको याद रखना है। गर्ड का अगर पेशेंट हो तो उसको कभी भी सुपाइन नहीं लेटाते हैं। आफ्टर द फीड हम उसको एसओबी जो है, हेड ऑफ बेड एलिवेट रखते हैं 30 डिग्री। सेकेंड चीज, उसको स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड आप दे सकते हैं, बट थिक एंड फॉर्मूला देंगे, हाफ स्ट्रेंथ फॉर्मूला नहीं देंगे। हाफ स्ट्रेंथ फॉर्मूला क्या करता है, वॉमिटिंग को इंड्यूस करता है। ठीक है, या रिफ्लेक्स को प्रमोट करेगा, इसलिए हम थिक एंड फॉर्मूला यूज करने वाले। एंटासिड जो है वो फीडिंग के साथ में दी जाती है, और हम खाने से पहले जो है वो बेबी की एक्टिविटीज को बढ़ा देते हैं या उसको करवाते हैं, जिससे आफ्टर द फीड क्लाइंट जो है उसमें वॉमिटिंग, एस्पिरेशन या रिफ्लेक्शन के जो पॉइंट्स हैं वो आपको तो या रिड्यूस देखने को मिले। ठीक है, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला है, डी रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग 6-year-old चाइल्ड फॉर आईवी इंसरेशन। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नर्स जो है वो प्रिपेयर कर रही है 6-year-old चाइल्ड को फॉर आईवी इंसरेशन, यानी उसको आईसी वहां पे क्या करना है, इंसर्ट करना है। 6-year-old का चाइल्ड है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय द नर्स इज अप्रोप्रिएट, नर्स का कौन सा स्टेटमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट है, जब वह प्रिपेयरिंग ए चाइल्ड फॉर पोटेंशियल पेनफुल प्रोसीजर, जब वो किसी बच्चे जो 6 ईयर का बच्चा है और उसके साथ वो अब क्या करने वाली है, आईवी इंसरेट करने वाली है, यानी पेनफुल प्रोसीजर फॉलो होगी। अब पेनफुल प्रोसीजर जब फॉलो होती है इस एज क्राइटेरिया में, तो नर्स के पास में बेस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन होना चाहिए या बेस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट होना चाहिए, जिससे बच्चा कॉपरेट करे आपसे, डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, तो देखिए, सम से दिस फील लाइक ए पिंच और
bug bite, you tell me what it feels like. या तो आप इसे ये कहें बच्चे को जब आप आईसी इंसर्ट करते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे बग बाइट किया हुआ हो, तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसा फील होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन से ये कहता है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, दिस इज गोइंग टू हर्ट ए लॉट, क्लोज योर आइज एंड होल्ड माई हैंड। तो ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ क्लाइंट में क्या हो जाएगी, एंजाइटी होगी, एप्रीहेंशन देखने को आपको मिलेगा, डर जाएगा बच्चा अगर आपने ये कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या करने वाला है, हर्ट करने वाला है। ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना है। दिस इज टेरिबल प्रोसीजर सो डोंट लुक, ये टेरिबल प्रोसीजर है, मत देखिए, ये भी गलत है। ठीक है, दिस विल हर्ट ए लिटिल, ट्राई टू बिग बॉय। आप बच्चे को 6 ईयर के बच्चे को आप ये कहें कि आप ट्राई कीजिए बड़े बच्चे बनने की, बिग बॉय बनने की, और ये लिटिल हर्ट करने वाला है, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही नहीं। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन आपका क्या है कि आप ये कहें कि ये आपको एज ए इस तरह से लगेगा जैसे बग बाइट किया है या पिंच किया है। तो आपको जैसा फील हो आप मुझे एक्सप्लेन जरूर करें। तो इस तरह से अगर आप स्टेटमेंट देते हैं 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड में, जब आप आईसी अप्लाई कर रहे हैं या फिर आईवी इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे आपका बेस्ट आंसर जाएगा, क्योंकि इससे बच्चा जो है वो डरेगा नहीं। ठीक है, उसमें क्यूरियोसिटी रहेगी, वो डरेगा नहीं। ठीक है, और हमें डराना भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आईवी इंसर्ट करना है, प्रोसीजर आपको कंप्लीट करनी है, तो हमें डराना भी नहीं। ये प्रोसीजर्स यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट जो है वो परफेक्ट होने वाला है। ठीक है, दूसरी बात, जब आप अब इसको आप ये यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखना है, ये जो स्टेटमेंट है ये बेबी के जो एंजाइटी है इसको लेस करता है। ठीक है, क्यों करता है लेस, क्योंकि आपने इस प्रोसीजर से रिलेटेड जो पेन होने वाला है उसके बारे में उसको क्या दी है, एजुकेशन दी है, इस तरह से दी है कि आपको पिंच या बग बाइट जैसा फील होने वाला है। तो आपको कैसा फील होता है आप हमें बताइए। ठीक है, तो ये क्या है, ये पेन जो प्रोसीजर होने वाले है उससे रिलेटेड होने वाला जो पेन है उसके बारे में आप उसको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या है, बच्चे की एंजाइटी क्या होती है, रिड्यूस होती है। ठीक है, बाकी जो स्टेटमेंट है उनसे बच्चे की एंजाइटी जो है वो बढ़ने वाली है। और लास्ट वाला स्टेटमेंट तो बिग बॉय वाला तो फाल्स स्टेटमेंट है। अगर आप ऐसा कहते हैं तो आपका और जो पेशेंट है उनका ट्रस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। तो तीनों ऑप्शंस आपके यहाँ पे गलत हैं। राइट ऑप्शंस आपका यहाँ पे रहने वाला है ए सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगर आपको कोई भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स में क्वेश्चंस से रिलेटेड कोई भी पॉइंट्स आप रख सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे ही हमारे टीम या मैं खुद अगर वॉच करूँगा तो मैं रिप्लाई देने की कोशिश पूरी करूँगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, नर्स एंटर करती है प्ले रूम में। ठीक है, नर्स एंटर करती है प्ले रूम में एंड फाइंड करती है 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड हैविंग ग्रांड माल सीजर। नर्स जैसे ही प्ले रूम में एंटर करती है तो उसे पता चलता है कि एक 8 साल का बच्चा जिसको ग्रांड माल सीजर्स जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, या ग्रांड माल सीजर्स जो है उसको आ रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस शुड नर्स टेक, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के एग्जाम्स क्वेश्चन ये हिट होते हैं। ठीक है, तो ग्रांड माल सीजर्स अगर किसी बच्चे को 8 साल के बच्चे को प्ले रूम में जब आप एंटर करते हैं और आ रहे हैं तो आपका कौन सा एक्शन प्रायोरिटी बेस पे रहने वाला है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो प्लेस ए टंग ब्लेड इन द चाइल्ड माउथ। और ये ऑप्शंस देखिए इसी तरह से हिट होते हैं, जल्दीबाजी में हम यही आंसर करते हैं कि भाई उसको टंग बाइट ना हो जाए, अगर इसलिए हम टंग ब्लेड जो है वो लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रांड माल सीजर्स इसको आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप टंग ब्लेड अप्लाई करेंगे तो इसको फर्दर इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपका यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि इसको सीजर्स अभी आ रहे हैं और अगर आप माउथ ओपन करके टंग ब्लेड अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या हो सकता है, और इंजरी हो सकती है, फर्दर इंजरी भी हो सकती है। ठीक है, फर्दर इंजरी भी हो सकती है, या फिर आप क्या या फिर क्या हो जाएगा, तो एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट भी हो सकता है। एयरवे जो है, एयरवे जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम कभी भी ड्यूरिंग द सीजर्स आप टंग ब्लेड यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, रिस्ट्रेन द चाइल्ड सो ही विल नॉट इंजरी हिमसेल्फ। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, गलत। ड्यूरिंग सीजर्स आपको कभी भी
डू नॉट रिस्ट्रेन, याद रखना है आपको, कभी भी किसी भी सीजर्स क्लाइंट को ड्यूरिंग द सीजर्स रिस्ट्रेन नहीं करना है। अगर आप रिस्ट्रेन करते हैं तो आपको याद रखना है इस क्लाइंट को इंजुरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, कॉन्स्ट्रक्टिव इंजुरी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने रिस्ट्रेन कर दिया तो जाहिर सी बात है सीजर्स तो इसको आने वाले ही हैं, तो कॉन्स्ट्रक्टिव इंजुरी होने के चांसेस इसको बढ़ जाएंगे, यानी इंजुरी होने के चांसेस फिर भी रहेंगे। तो फिर ऐसा काम ही क्यों करना है, तो नहीं करता। गो टू द नर्स स्टेशन एंड कॉल द फिजिशियन, आप सीधा नर्सिंग स्टेशन जाइए और कॉल कर दीजिए फिजिशियन। क्या ये आपके प्रायोरिटी एक्शन है, जबकि ऑलरेडी पेशेंट जो है सीजर्स में, तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पे नहीं आता, ये लेटर देन आएगा, प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी में आपके आपका क्या आता है, मूव फर्नीचर आउट ऑफ द वे एंड प्लेस ए ब्लैंकेट अंडर द हेड। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपके सही है। जैसे मान के चलिए ये प्लेस है और यहाँ पे कोई बच्चा है जो पड़ा हुआ, ठीक है, और मतलब लेटा हुआ है और उसको ग्राउंड मॉल सीजर्स आ रहे हैं। अब इसके आसपास में हम मान के ले लीजिए कोई आइटम पड़े हुए हैं, टेबल है, फर्नीचर वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये होती है कि आप इन आइटम्स को क्या करें, इस बच्चे से दूर रखें, ठीक है, जिससे क्या है इसको जिससे क्या है इस बच्चे को जो है ड्यूरिंग द सीजर्स इंजुरी और नहीं होगी, अनदर इंजुरीज जो है वो नहीं होंगे, उससे आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एज ए पीएनआई आपका प्रायोरिटी जो एक्शन रहने वाला है वो ये रहेगा कि आसपास जब भी सीजर्स का कोई क्लाइंट होता है तो उसके आसपास की जो एक मतलब थिंग्स है या फिर मटेरियल्स हैं या फिर जो भी आइटम्स हैं उनको आप क्या करें, उससे दूर रखिए ताकि उसको और फर्दर इंजुरी ना हो, ठीक है। और सपोर्ट में आप ब्लैंकेट जो है वो हेड के नीचे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी यहाँ पे, सेफ्टी, प्रोवाइड सेफ्टी, ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चंस बहुत हिट है, ज़्यादातर पूछा जाता है। प्रोवाइड सेफ्टी जो है वो आपका यहाँ पे सबसे पहला जो है वो पीएनआई होगा। अकॉर्डिंग इसके आपका राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, डी रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइकेट्रिक से, बाइपोलर डिसऑर्डर्स का क्लाइंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, देखिए। A 33-year-old client is diagnosed with bipolar disorder, acute phase, bipolar disorder acute phase के साथ है। Her first psychiatric hospitalization, पहली बार वो psychiatric hospitalization हुआ है, and she is being evaluated for treatment with lithium, ठीक है। सी इज बीइंग इवालुएटेड फॉर ट्रीटमेंट विथ लिथियम, यानी उस पेशेंट जो बाइपोलर वाला पेशेंट है 33 ईयर, इसका जो ट्रीटमेंट है वो किसके थ्रू चल रहा है, लिथियम के थ्रू चल रहा है, और इसको इवालुएट आपको करना है। लिथियम चल रहा है तो जाहिर सी बात आपको इवालुएट तो करना ही पड़ेगा। तो विच ऑफ फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एसेंशियल प्रायर टू द इनिशिएशन ऑफ लिथियम थेरेपी विद दिस क्लाइंट। देखिए सवाल सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। क्या केस किस चीज का है, बाइपोलर डिसऑर्डर का, ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर का, ओके। क्लाइंट को आपने क्या देना है, लिथियम देना है। क्लाइंट को क्या देना है, लिथियम, यानी एंटीमैनिक ड्रग देनी है आपको। लिथियम जब भी आप देते हैं तो आपको पता है कि इसका जो थेरापेटिक लेवल है वो क्या होता है, कम होता है, 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसका थेरापेटिक लेवल है। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको इस पेशेंट्स को लिथियम जो है वो इनिशिएट करना है, स्टार्ट करना है, तो बॉडी का आप कौन सा डायग्नोस्टिक करने वाले हैं या बॉडी का आप कौन सा इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं जिससे के बाद ही आप एनालिसिस या इवालुएट करने के बाद ही आप लिथियम को स्टार्ट कर सकेंगे, या करना भी चाहिए, ठीक है, और जरूरी भी है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है, हेमाटोक्रीट, हेमोग्लोबिन, व्हाइट ब्लड सेल काउंट, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन यानी BUN, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड क्रिएटिनिन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है ग्लूकोज, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एंड रैंडम ब्लड शुगर। तो ये तो देखिए एंडोक्राइन के लिए करना होता है, अगर एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हैं तो आप ये इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ये जो है ये ब्लड के लिए है, ठीक है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। तो क्या इसमें लिथियम के लिए रिलेटेड कुछ है यहाँ पे,
नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन से ये भी गलत हो गया और ये भी गलत। एक्सरे, इलेक्ट्रोएन्सिफिलोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो एक्सरे किसके लिए करते हैं अपन? बोन्स फ्रैक्चर्स वगैरह, मस्कुलर या स्केलेटल के लिए। ठीक है, मस्कुलर या फिर स्केलेटल के लिए। यहाँ लिथियम से कुछ रिलेटेड है? नहीं। इलेक्ट्रोएन्सिफिलोग्राम हम किसके लिए करते हैं? ब्रेन के लिए। तो यहाँ कुछ है? नहीं। यहाँ कार्डियक के लिए करते हैं, ठीक है, यानी हार्ट के लिए करते हैं। ये भी रिलेटेड है? नहीं। कौन सा इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, लिथियम का लेवल मैंने आपको बताया, ये क्या है? थेरापेटिक लेवल है। ठीक है, तो लिथियम जिस भी क्लाइंट को चलती है, लिथियम जब भी किसी क्लाइंट को चलती है और जिस ड्रग्स का नैरो थेरापेटिक लेवल हो, वहां पे आपके दिमाग में रहना चाहिए हमेशा टॉक्सिसिटी वैल्यू। ठीक है, और टॉक्सिसिटी वैल्यू कब होती है? जब कोई भी नैरो जो रेंज वाली, थेरापेटिक रेंज वाली ड्रग्स किसी क्लाइंट को चल रही होती है, तो उसका वैल्यू बढ़ने में, वैल्यू बढ़ सकता है और टॉक्सिसिटी हो सकती है। अब टॉक्सिसिटी कब होती है? जब ब्लड लेवल में उस ड्रग्स का वैल्यू जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे टॉक्सिसिटी कब बढ़ सकती है? जब लिथियम जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट ना हो। अब बॉडी से एक्सक्रीट होने के लिए हमें कौन सा फंक्शन करना चाहिए? किडनी का करना चाहिए कि किडनी उस क्लाइंट के किस तरह से प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? PUN करना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स का पता करना चाहिए और क्रिएटिनिन क्लियरेंस हमें पता होना चाहिए। अगर ये चीज उस क्लाइंट की नॉर्मल है तो आप लिथियम जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। समझ में आया? तो राइट आंसर से इस क्वेश्चन का आपका क्या रहेगा कि जब भी किसी पेशेंट्स को आप लिथियम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आपको उस पेशेंट्स का रीनल इवाल्वेशन कर लेना चाहिए, जिसमें आपके ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो है वो आपको करने चाहिए, ताकि जिससे आप रीनल फंक्शंस के बारे में प्रॉपर जान सके। और अगर उस क्लाइंट के रीनल फंक्शंस प्रॉपर हैं तो फिर आप लिथियम कर सकते हैं, जिससे लिथियम जो है वो एक्सक्रीट आउट बॉडी से हो जाएगी और टॉक्सिसिटी से आप क्लाइंट जो है वो फेस नहीं करेगा। तो राइट आंसर से इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला है? बी। क्लियर? तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो राइट आंसर से आपका इस क्वेश्चन का बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डिस्चार्ज प्लानिंग, parents of a child with rheumatic fever should be able to identify which of following as toxic symptoms of sodium salicylate। ठीक है, तो यहाँ पे केस है आपके पास रूमेटिक फीवर का, डिस्चार्ज प्लानिंग हो रही है, पेरेंट्स जो हैं वो जानना चाहते हैं कि सोडियम साइलेट के जो टॉक्सिक सिम्टम्स हैं तो क्या है या नहीं है, और अगर है तो वो क्या है। तो है तो सही, तभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है टिनिटस, नोजिया, डर्मेटाइटिस एंड ब्लर विजन, अनकॉन्शियसनेस एंड एसीटोन ऑर्डर ऑफ ब्रीथ, चिल्स एंड एलिवेशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे रखे हुए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन सोडियम सैलिसाइलेट की, जो कि एक प्रकार की नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, सेकेंड चीज आपको याद रखना है सेकेंड चीज आपको याद रखना है, नॉर्मल इसका सीरम लेवल कितना होता है। ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है, नॉर्मल इसका सीरम लेवल कितना होता है। तो आपको याद रखना है 15 से लेके 13 ml। ठीक है, अब माइल्ड टॉक्सिसिटी इसकी कब कोज होगी? माइल्ड टॉक्सिसिटी कब कोज होगी? अब जब सवाल ये आपके टॉक्सिक सिम्टम्स का है, तो माइल्ड टॉक्सिसिटी इसकी कब कोज होती है? मोर देन 30 से लेके 60 अगर ml सीरम लेवल हो जाए, किसका? सोडियम साइलेट। ठीक है, और सीवियर टॉक्सिसिटी इसकी कब होती है? दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। सीवियर टॉक्सिसिटी कब होती है? जब मोर देन 100 ml इसका सीरम लेवल हो जाए। ठीक है, दोनों के मैं आपको सिम्टम्स भी बताने वाला हूँ। माइल्ड टॉक्सिसिटी में आपको अर्ली सिम्टम्स जो देखने वाले मिलेंगे, ठीक है, माइल्ड टॉक्सिसिटी में जो आपको अर्ली सिम्टम्स सोडियम सैलिसाइलेट के देखने को मिलेंगे वो क्या है? वो आपको देखने को मिलेंगे वर्टिगो। ठीक है, वर्टिगो ये भी अर्ली सिम्टम्स में आपको दिखाई देने वाला है। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा ट्रेकिकार्डिया,
हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन। ओके, तो ये सिम्टम्स जो हैं वो आपको माइल्ड टॉक्सिसिटी में देखने को मिले। ठीक है, इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं सीवियर टॉक्सिसिटी में इसके आपके क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे या क्या कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए हाइपर वेंटिलेशन यहीं से होने लग गया है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस इसमें देखने को आपको मिलेगा। रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस जो है वो आपको सीवियर टॉक्सिसिटी जब सोडियम सैलिसाइलेट की होती है तो रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस आपको दिखाई देने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको याद रखना है जीआई ब्लीडिंग जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जीआई ब्लीडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि सोडियम सैलिसाइलेट आपको पता है सैलिसाइलेट है, और सैलिसाइलेट क्या होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशंस को ये क्या करता है, इनिबिट करता है, इनिबिट ऑफ या फिर इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ब्लड थिनर का काम करते हैं। ठीक है, ब्लड थिनर का काम करते हैं। ठीक है, कोगुलेशन टाइमिंग को क्या करते हैं, हम करते हैं। तो प्लेटलेट एग्रीगेशंस को ये क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं। अब इसका लेवल अगर बॉडी में बढ़ गया तो जाहिर सी बात है प्लेटलेट एग्रीगेशंस जो इनिबिट होंगी वो और भी ज़्यादा होंगी, और ज़्यादा होंगी तो ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको जीआई ब्लीडिंग जो है वो सीवियर टॉक्सिसिटी में इसकी देखने को मिलती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अभी ठीक है, अब सवाल आता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था टॉक्सिक सिम्टम्स आपको बताना है सोडियम सैलिसाइलेट के, तो आपको याद रखना है सोडियम सैलिसाइलेट के टॉक्सिक सिम्टम्स जो देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलते हैं टिनिटस, नोजिया एंड डायफोरेसिस, एंड डायफोरेसिस जिसको ट्राइड भी बोलते हैं, जिसको सैलिसाइलेट ट्राइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो टिनिटस, नोजिया एंड डायफोरेसिस जो है वो आपको टॉक्सिक सिम्टम्स में दिखाई देने वाले हैं सोडियम सैलिसाइलेट के। बाकी ये जो ऑप्शंस हैं ये कोई भी रिलेट नहीं करता है सोडियम सैलिसाइलेट के टॉक्सिक सिम्टम से रिलेटेड। ओके, तो ऑप्शन इज 1 इज क्लियर। राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, टिनिटस, नोजिया एंड डायफोरेसिस जो है वो आपको टॉक्सिक सिम्टम्स में दिखाई देने वाले हैं सोडियम सैलिसाइलेट के। इसके साथ साथ मैंने आपको माइल्ड टॉक्सिसिटी का भी बता दिया है, इसमें आपको वर्टिगो, टेकीकार्डिया प्लस में हाइपर वेंटिलेशन शो होगा। यानी अगर इसका लेवल 100 ऊपर चला जा रहा है तो फिर आपको रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस प्लस में जीआई ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है। साथ में आपको याद रखना है सोडियम सैलिसाइलेट जो है वो वॉर्फरिन के साथ में इंटरैक्ट करती है। ठीक है, तो वॉर्फरिन के साथ में सोडियम सैलिसाइलेट को नहीं देते हैं। ठीक है, नहीं देंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये भी एंटीकोगुलेंट है, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन करती है। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्लाइंट इज स्टार्ट ऑन प्रिडिसोलोन या प्रिडिसोन 2.5 mg PO/BID पर ओरली, BD में लिखा हुआ है प्रिडिसोलोन 2.5 mg है। विच ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड बी इंक्लूड इन हर डिस्चार्ज टीचिंग स्पेसिफिक टू दिस मेडिसिन। सवाल ये है प्रिडिसोलोन यानी ग्लूकोकोर्टिकोइड एक प्रकार का स्टेरॉइड ये जो है वो पर ओरली बीडी में 2.5 mg दिया गया है किसी क्लाइंट को, और अब उसके डिस्चार्ज हो रहा है। और यहाँ पे नर्स स्पेसिफिकली इस मेडिसिन से रिलेटेड क्या टीचिंग देने वाली है उस क्लाइंट को, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या आंसर रहने वाला है, फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज योर ओरल इनटेक ऑफ फ्लूइड्स टू एटलीस्ट 4,000 ml एवरी डे, यानी आपको ओरल इंटेक जो फ्लूइड का है एवरी डे आपको 4,000 ml जो है वो करना है या फिर होना चाहिए। अवॉइड कॉन्टेक्ट विद पीपल्स हु गैव कंटाजियस इलनेस। ठीक है, तो आपको ऐसे पीपल से अवॉइड रखना है या दूरी रखनी है या कॉन्टेक्ट आपको दूर रखना है जिनको कॉन्टाजियस इलनेस है। थर्ड ऑप्शन है ब्रश योर टीथ एटलीस्ट 4 टाइम्स ए डे विथ ए फर्म टूथब्रश, आपको फर्म टूथब्रश के साथ 4 टाइम्स ए डे आपको डेली क्या करना है, ब्रश करना है अपने टीथ को। इमीडिएटली स्टॉप कर देना है, इमीडिएटली स्टॉप करना है टेकिंग प्रिडिसोलोन को इफ यू फील डिप्रेस,
यदि आप डिप्रेस फील कर रहे हैं तो आप इमीडिएटली जो है स्टॉप कर दीजिए प्रेडनिसोलोन। ओके, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, प्रेडनिसोलोन मैंने आपको बताया एक प्रकार का ग्लूकोकॉर्टिकोइड जो है वो स्टेरॉइड होता है। ठीक है, क्या होता है, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड होता है। अब ये क्या करता है, ये सप्रेस करता है किस चीज को, इम्यून सिस्टम को। किसको सप्रेस करेंगे, ये इम्यून सिस्टम को। और ये ज़्यादातर किस प्रॉब्लम में दी जाते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में दी जाते हैं, जहाँ पे बॉडी हमारी ही बॉडी के इम्यून सिस्टम के खिलाफ क्या बना देती है, एंटीबॉडीज बना देती है। तो उस कंडीशन में स्टेरॉइड जो है हम प्रेफर करते हैं, और वो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे रिस्क किस चीज़ की रहती है, इन्फेक्शन होने की रहती है। किस चीज़ की रहती है, इन्फेक्शन होने की यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जिन क्लाइंट्स को प्रेडनिसोलोन या स्टेरॉइड थेरेपी चलती है, हमें उनको एडवाइस करते हैं कि वो क्राउडेड एरिया से बचें। किससे बचें, क्राउडेड एरिया से क्या करें, वो अवॉइड करें। ठीक है, या फिर ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें जिनको कॉन्टाजियस इलनेस हो। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें जिनको कॉन्टाजियस जो है इलनेस हो। ठीक है, और क्यों रखते हैं दूर, ताकि ससेप्टिबिलिटी ना हो किस चीज़ की, इन्फेक्शन की ससेप्टिबिलिटी ना हो। क्योंकि ये चीज़ें किसको प्रमोट कर रही हैं, ससेप्टिबिलिटी, इन्फेक्शन। ठीक है, तो इन्फेक्शंस अगर मान के चलिए कि वो क्लाइंट क्राउडेड एरिया में जाएगा, या क्राउडेड उसके साथ में कांटेक्ट में रहती है, भीड़ भाड़ उसके पास में आ रहे हैं, लोग मिलने आ रहे हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो या फिर किसी को इन्फेक्शन है तो वो क्लाइंट भी उससे मिलने आ रहा है, तो ये क्लाइंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए डिस्चार्ज टीचिंग के दौरान हम उसको ये ज़्यादा स्पेसिफिकली टीच करते हैं कि इस मेडिसिन जो प्रेडनिसोलोन की यहाँ पे बात हो रही है, तो इस मेडिसिन के साथ में आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। तो ये ऑप्शन आपका किस में है, बी ऑप्शन में है। राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, बी रहेगा। ठीक है, अब बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इंक्रीज योर ओरल इनटेक ऑफ फ्लूइड्स टू एटलीस्ट 4000 ml ईच डे, या फिर एवरी डे। ठीक है, एवरी डे आपको 4000 ml जो है वो एवरी डे फ्लूइड जो है वो इनटेक करना है। ठीक है, ये कह रहा है, तो आपको याद रखना है इस केस में करना क्या है। सो यहाँ पे क्या है, सोलोन जो होता है इसका साइड इफेक्ट की बात करें तो फ्लूइड रिटेंशन जो है वो इसका साइड इफेक्ट होता है। ध्यान से समझना, फ्लूइड रिटेंशन जो है वो प्रेडनिसोलोन का क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है। ओके, अब जिस क्लाइंट को प्रेडनिसोलोन चल रहा है और उसको आप 4000 ml एवरी डे के लिए सजेस्ट करेंगे, और ऑलरेडी मैंने बताया कि प्रेडनिसोलोन जिस क्लाइंट को चलता है उसका साइड इफेक्ट क्या है, फ्लूइड रिटेंशन। तो क्या इस क्लाइंट को आप 4000 ml के लिए एडवाइस करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। सेकेंड चीज आप इसको एडवाइस क्या करेंगे, इसको एडवाइस आप ये करेंगे कि आप डेली जो है वो अपना वेट करें। क्या करें, हम एडवाइस क्या करेंगे, एक तो डेली ये क्या करें, वेट चेक करें। ठीक है, एंड डेली वेट चेक एंड सिम्टम्स ऑफ इडीमा, सिम्टम्स ऑफ इडीमा या साइन ऑफ इडीमा लिख लीजिए। साइन ऑफ इडीमा को ये क्या करें, असेस करें। अगर साइन ऑफ इडीमा अगर इसको है तो इसका मतलब है कि फ्लूइड इसके बॉडी में रिटेंशन हो रहा है, तो यहाँ पे ये तुरंत क्या करें, नोटिफाई करें इसको, डॉक्टर। ओके, ये यहाँ पे आप एडवाइस करना है। ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, थर्ड ऑप्शन था इसका, ब्रश योर टीथ एटलीस्ट 4 टाइम ए डे विथ ए फर्म टूथब्रश। तो यहाँ पे इसका आपको याद रखना है, प्रेडनिसोलोन का एक साइड इफेक्ट ये होता है कि ये ब्लीडिंग टेंडेंसीज को जो है वो इंक्रीज कर देती है। ब्लीडिंग टेंडेंसीज जो है, ब्लीडिंग टेंडेंसीज जो है वो प्रेडनिसोलोन के क्लाइंट की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब जिस क्लाइंट को प्रेडनिसोलोन चल रहा है उसकी ब्लीडिंग टेंडेंसीज उसका साइड इफेक्ट है, तो क्या उस क्लाइंट को आप ये कहने वाले हैं कि आप डेली 4 टाइम ब्रश कीजिए, वो भी फर्म टूथब्रश के साथ, बिल्कुल नहीं कहना है। अदरवाइज आप ये कहेंगे तो उसकी ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, गम ब्लीडिंग चालू हो जाएगी उसे। तो यहाँ पे आपको इसको क्या सजेस्ट करना है, यहाँ आपको इसको सजेस्ट करना है क्या, सॉफ्ट ब्रेसिंग करने, सॉफ्ट ब्रशिंग ये यूज करें। इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रिक रेजर यूज करें। ठीक है, सेविंग के लिए इलेक्ट्रिक रेजर यूज करें या इलेक्ट्रिक ब्रशिंग यूज करें, लेकिन सॉफ्ट यूज करें। ओके, ताकि ब्लीडिंग टेंडेंसी से इसको प्रिकॉशन में रखा जा सके। तो वो इस वजह से ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और लास्ट ऑप्शन आपका क्या है कि इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए आप इस मेडिसिन को, प्रेडनिसोलोन को, क्योंकि इफ यू फील डिप्रेस, ठीक है,
तो इस ऑप्शंस का करेक्शन ये रहेगा। आपको ये याद रखना है कि प्रिडनिसोलोन जो है, ठीक है, प्रिडिसोन जो है या प्रिडनिसोलोन जो है, ये साइड इफेक्ट के तरीके या साइड इफेक्ट एज ए साइड इफेक्ट ये क्या कोज करती है, माइल्ड डिप्रेशन, ठीक है, माइल्ड डिप्रेशन एंड पर्सनालिटी चेंज जो है वो ये कोज करती है। या फिर जिन क्लाइंट्स को प्रेडनिसोलोन चल रहा है उन क्लाइंट में आपको डिप्रेशन या पर्सनालिटी चेंज जो है वो देखने को मिलेगा एज ए साइड इफेक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे नॉर्मल हुआ। सेकंड चीज आपको याद रखनी है, डू नॉट स्टॉप इमीडिएटली। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, डू नॉट स्टॉप इमीडिएटली। प्रेडनिसोलोन से ये क्वेश्चंस पूछा गया है ऑलरेडी नॉट सेट में, डू नॉट स्टॉप प्रेडनिसोलोन एब्रिप्टली या फिर सडनली, ठीक है, ये आपको याद रखना है, वरना इसके और भी ज्यादा साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसीलिए प्रेडनिसोलोन को कभी भी सडनली एब्रिप्टली स्टॉप नहीं करना चाहिए, ग्रेजुअली स्टॉप करता है, ठीक है। तो राइट आंसर्स, ये ऑप्शंस भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो सारे ऑप्शंस आपके क्लियर हो गए हैं। तो अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस राइट आंसर्स इसका क्या रहने वाला है कि ये जो ड्रग्स है ये इम्यून को करती है सप्रेस, तो सिस्टम सप्रेस होने की वजह से इन्फेक्शन ससेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे इस क्लाइंट को। तो आपको अवॉइड करना है कॉन्टैक्ट और उन लोगों के साथ जिनको ऑलरेडी कॉन्टैक्टियस इलनेस हो या इन्फेक्शन हो, या फिर क्राउडेड एरिया में जाने से आपको बचना है या फिर उनसे दूर रहना है। तो ऑप्शन इज बी परफेक्ट सुटेबल फॉर दिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए न्यूट्रिशन से रिलेटेड है और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 20 ईयर मोर ओल्ड मेल क्लाइंट इज बीइंग ट्रीटेड फॉर प्रोटीन डेफिशिएंसी। एक 20 साल का क्लाइंट है जिसको प्रोटीन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है और उसको ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जा रहा है। इफ ही लाइक्स ऑल ऑफ फॉलोइंग फूड्स, अगर वो सभी फूड्स को पसंद करता है, सभी फूड्स को क्या करता है, पसंद करता है, तो विच वन वुड द नर्स रिकमेंड टू इंक्रीज इन द डाइट। अब जाहिर सी बात है भाई, क्लाइंट तो कुछ भी पसंद कर सकता है, उसके तो अलग चीज़ है। वो हॉस्पिटल में आने के बाद में तो ऑब्वियसली है उसकी हेल्थ के स्टेटस के अकॉर्डिंग या उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डाइट हमें प्लान करनी होती है, क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए सही नहीं है। तो यहाँ क्लाइंट को प्रॉब्लम किस चीज़ की है, प्रोटीन डेफिशिएंसी की है। तो जाहिर सी बात है हमारा टास्क क्या रहेगा, प्रोटीन जिसमें ज़्यादा हो, ठीक है। हमारे पास क्या टास्क रहने वाला है कि जिस डाइट में प्रोटीन जो है ज़्यादा अमाउंट में होगा, हम वो डाइट इस क्लाइंट को प्रिफर करने वाला है। क्लियर है। या फिर हम ऐसी डाइट प्रिफर करेंगे जिसमें प्रोटीन में ठीक है, प्रोटीन का अमाउंट जिसमें ज़्यादा हो। तो पहला ऑप्शन है आपका कैंट्यूब, सेकंड ऑप्शन है आपका राइस। पहला ऑप्शन कैंट्यूब है, सेकंड राइस है, चिकन है और ग्रीन बीन्स, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाने वाला है, ठीक है। तो देखिए कैंट्यूब की मैं बात करूं, कैंट्यूब की मैं कैंट्यूब की मैं बात करूं तो आपको याद रखना है ये रिच सोर्स किसका है, कैंट्यूब जो है वो रिच सोर्स है किस चीज का रिच सोर्स है ये कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, विटामिन सी का एंड विटामिन ए का। तो यहाँ हमें तो कॉन्सेप्ट प्रोटीन का चाहिए, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। बात करते हैं राइस की। तो राइस की बात करें तो राइस जो है वो 200 ग्राम राइस में आपको कितना प्रोटीन मिलने वाला है, 4 ग्राम प्रोटीन जो है वो मिलता है। तो बहुत कम है ये तो, ठीक है। देख लेते हैं आगे और भी बेस्ट ऑप्शन मिल जाए तो। चिकन की बात करें तो चिकन आपको याद रखना है गुड सोर्स है इस चीज के लिए, प्रोटीन के लिए, गुड सोर्स फॉर प्रोटीन, आल्सो विटामिन B6। और ये क्या है, पायरोडॉक्सिन, ये क्या है, पायरोडॉक्सिन, ठीक है। अब विटामिन B6 जो है ये को एंजाइम का काम करता है किसके लिए, को एंजाइम का काम करता है किसके लिए, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है।
ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, विटामिन B6 जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हमारी रिक्वायरमेंट भी यही है कि भैया प्रोटीन की डेफिशिएंसी को हम कैसे कर सकते हैं कि प्रोटीन हम इंक्रीज कर सकें। तो चिकन में प्रोटीन भी ज़्यादा है, प्लस में विटामिन B6 भी है जो प्रोटीन के सिंथेसिस में भी हेल्पफुल है। तो ये ज़्यादा मस्ट मेरे कोडिंग क्वेश्चंस जो है वो राइट आंसर जाने के चांसेस हैं। और ग्रीन बीन्स की मैं बात करूं तो ग्रीन बीन्स जो है वो 2 ग्राम प्रोटीन जो है वो प्रोवाइड करता है। अगर आप 1 कप अगर ग्रीन बीन्स का इस्तेमाल करते हैं तो 2 ग्राम प्रोटीन ये प्रोवाइड करता है। तो राइस 4 ग्राम दे रहा है और ये 2 ग्राम दे रहा है, कंपेयर टू चिकन ये क्या है, कम है। तो ऑप्शन राइस भी गलत हो जाएगा आपका और ग्रीन बीन्स भी गलत हो जाएगा। लेकिन आपके पास में गुड सोर्स जब है तो फिर आप लेस सोर्स को क्यों यूज करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपको गुड सोर्स पे फोकस करना, और हमारी रिक्वायरमेंट भी है कि अकॉर्डिंग क्लाइंट हमारा जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी का है। तो जाहिर सी बात है हमारे पास सोर्स में ऐसा डाइट प्लान होना चाहिए या फिर ऐसी डाइट होनी चाहिए हमारे पास जिसमें प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा हो। और यहाँ तो B6 भी साथ में है, तो B6 आपके साथ में है तो प्रोटीन सिंथेसिस और बढ़ेगी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या जाएगा, सी जाने वाला है। तो चिकन इज द बेस्ट सोर्स फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो राइट आंसर सॉरी राइट आंसर क्या रहने वाला इस क्वेश्चन का, आपका चिकन रहने वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40-year-old client has been admitted to the hospital with severe substernal chest pain। क्लाइंट जो है 40 साल का है, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। क्लाइंट को सबस्टर्नल चेस्ट पेन है, रेडिएटिंग डाउन हिज लेफ्ट आर्म। और किस तरफ वो रेडिएट कर रहा है पेन, लेफ्ट आर्म की तरफ, डाउन की मतलब डाउन कर रहा है, ठीक है। द नर्स केयरिंग फॉर दिस क्लाइंट एस्टैब्लिश द फॉलोइंग प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस अल्टरेशन इन कंफर्ट पेन रिलेटेड टू। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि नर्स जो है वो इस क्लाइंट को स्टैब्लिश करने के लिए केयर कर रही है। तो प्रायोरिटी में आपके सामने जो डायग्नोसिस रखा गया है वो क्या रखा गया है, अल्टरेशन इन कंफर्ट, जो इस क्लाइंट को अल्टरेशन दे रहा है कंफर्ट में और पेन में। इससे रिलेटेड आपको क्या जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो फाइंड आउट करनी है। नीचे दिए गए ऑप्शंस में क्लाइंट आपका सबस्टर्नल चेस्ट पेन का है और इमरजेंसी में वो आया है और उसका पेन जो है वो रेडिएट हो रहा है डाउन लेफ्ट आर्म। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू मायोकार्डियल हाइपोक्सिया, ठीक है। इंक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू द कोरोनरी आर्टरी, डिक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ कैटेकोलामाइन सेकेंडरी टू एंजाइटी। ये आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो आपको ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस किस चीज का है। क्वेश्चन तो सबस्टर्नल चेस्ट पेन का है, सवाल आपका कंफर्ट और पेन में अल्टरेशन से रिलेटेड आपको नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपसे एक लास्ट ऑप्शन से देखते हैं। देखिए लास्ट ऑप्शन से क्लियर करते हुए चलते हैं अपन। तो डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ कैटेकोलामाइन सेकेंडरी टू एंजाइटी, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, क्लाइंट को क्या हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है। तो आपको याद रखना है चेस्ट पेन, और सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एंजाइटी, ठीक है। तो चेस्ट पेन और एंजाइटी ये दोनों ही क्या करते हैं, ये दोनों ही स्टिमुलेट करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। स्टिमुलेट किसको करेंगे, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, ठीक है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर स्टिमुलेट होता है तो कैटेकोलामाइन जो है वो क्या करेंगे, रिलीज हो, ठीक है। यानी सीक्रेशंस जो है वो डिक्रीज होने की बजाय कैसा होगा, इंक्रीज सीक्रेशन होगा कैटेकोलामाइन का। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया फिर, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखिए क्या है, डिक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो मैंने आपको पहले ही अभी एक्सप्लेन किया है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है किसकी वजह से, चेस्ट पेन और एंजाइटी की वजह से, ठीक है। अब चेस्ट पेन जो है वो स्टिमुलेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को,
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर स्टिमुलेट हुआ तो जाहिर सी बात है हार्ट रेट जो है वो भी इंक्रीज होने वाली है, ब्लड प्रेशर जो है वो भी वेरिएशन में आएगा। ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज होगी, ब्लड प्रेशर जो है ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। अब ये दोनों इंक्रीज होंगे, इसका मतलब है कि मायोकार्डियम जो है उसका वर्कलोड जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, मायोकार्डियम का वर्कलोड जो है वो बढ़ने वाला है, और मायोकार्डियम का वर्कलोड अगर बढ़ा तो चेस्ट पेन तो और ज़्यादा बढ़ेगा। मायोकार्डियम का अगर वर्कलोड बढ़ता है तो चेस्ट पेन तो और ज़्यादा बढ़ेगा, जो कि यहाँ पे बिल्कुल गलत है। तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, तो ये तो होता ही नहीं है, होता तो उल्टा है। फिर देखिए इंक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू द कोरोनरी आर्टरी, तो ये ऑप्शंस बिल्कुल गलत है। अगर इंक्रीज ब्लड फ्लो होता, ठीक है, क्लाइंट किस चीज का आ रहा है ये आपके पास में, क्लाइंट देखिए मैं बताऊं, क्लाइंट आपका आ रहा है मायोकार्डियम जो है, मायोकार्डियम जो लेयर है वहां पे ब्लड सप्लाई जो है वो क्या हो गई है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है। ब्लड सप्लाई जो है वो क्या हो गई है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, और ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से O2 सप्लाई जो है वो भी क्या हो गई है, ऑब्स्ट्रक्ट या रिड्यूस हो गई है। ठीक है, क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। और O2 सप्लाई रिड्यूस होने के बाद भी अगर मायोकार्डियम का वर्कलोड अगर बढ़ रहा है, ठीक है, ब्लड सप्लाई जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई और यहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ा रही है, तो ऐसा होता तो ये सीन ही नहीं होता। तो ये ऑप्शंस भी इससे रिलेट नहीं करता, इसलिए ये ऑप्शंस भी यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। ये तो ट्रीटमेंट देना है हमें कि भैया जिससे कोरोनरी आर्टरी का जो ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है वो बढ़ जाए, जिससे सबस्टर्नल चेस्ट पेन जो है वो क्या हो, कम हो। ठीक है, ये एलिमिनेट हो। तो ये तो क्या है, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज इन्होंने लिख दी, जबकि हमें क्या चाहिए था, नर्सिंग डायग्नोसिस जो कि रिलेट करता है कंफर्ट और पेन से अल्ट्रेशन उसमें शो करता है। तो यहाँ पॉइंट क्या होगा आपके पास में, ऑप्शन इज फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, इंक्रीज एक्सक्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू मायोकार्डियल हाइपोक्सिया। अब इससे इसको क्लियर करते हुए चले तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, क्लाइंट के क्लाइंट को हो क्या रहा है, मायोकार्डियम जो है, ठीक है, मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई जो है, ब्लड सप्लाई प्लस में O2 सप्लाई क्या हो गई है, इसकी रिड्यूस हो गई है। ठीक है, क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। अब रिड्यूस होने की वजह से मायोकार्डियम को सफिशिएंट ब्लड सप्लाई मिल नहीं रही है, नहीं मिल रही है। इससे क्या होगा, इससे होगा एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म जो है ये होगा। अब एनारोबिक का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे O2 सप्लाई नहीं होती, ऐसे मेटाबॉलिज्म। तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होने की वजह से क्या होंगे, लैक्टिक एसिड जो है वो सीक्रेट होने लग जाएगा, और लैक्टिक एसिड के सीक्रेशन होने लगेंगे। अब लैक्टिक एसिड जो है ये क्या है, इरिटेंट का काम करता है। किसका काम करता है, एज ए इरिटेंट का काम करता है, किसके लिए, मायोकार्डियल मायोकार्डियल न्यूरल रिसेप्टर्स के लिए। मायोकार्डियल न्यूरल रिसेप्टर्स के लिए लैक्टिक एसिड जो है वो किसका काम करता है, इरिटेंट का काम करता है, और यही इरिटेंट क्या कोज करेगा, चेस्ट पेन कोज करेगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि लैक्टिक एसिड जो है वो मायोकार्डियम में जब ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरी की वजह से ब्लड सप्लाई जब रिड्यूस हो जाती है, तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई के साथ साथ O2 सप्लाई भी कम हो जाएगी। O2 सप्लाई की एब्सेंस में एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होती है, जिससे लैक्टिक एसिड जो है वो सीक्रेट होता है, और लैक्टिक एसिड सीक्रेट होने की वजह से वो है खुद इरिटेंट, और वो किसके लिए, मायोकार्डियल न्यूरल रिसेप्टर के लिए। और देन कोज क्या होगा, चेस्ट पेन, जो कि आपके क्वेश्चन ने पूछा है कि भाई उसके कंफर्ट और उसके पेन से रिलेटेड आपको डायग्नोसिस जो है वो बतानी है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला है, ए रहने वाला है। क्लाइंट किस चीज का था, मायोकार्डियल हाइपोक्सिया का क्लाइंट था ये। ठीक है, मायोकार्डियल हाइपोक्सिया। ठीक है, या फिर ये दिया हुआ भी है। ठीक है। तो यहाँ पे मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई मिल नहीं रही थी, जिसकी वजह से O2 की एब्सेंस में लैक्टिक एसिड सीक्रेशंस ज़्यादा हुए, और जो कि एक रिटेंट है, और देन फिर उसको चेस्ट पेन जो है यहाँ पे फील होने लगा। चेस्ट पेन मैंने आपको बता दिया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्कलोड मायोकार्डियम को बढ़ाएगा, हार्ट रेट बढ़ाएगा, BP बढ़ाएगा, वर्कलोड ज़्यादा बढ़ेगा तो चेस्ट पेन और ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन इज फर्स्ट इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल सेटिंग फॉर ए क्लाइंट विद मैनियार डिजीज इंक्लूडेड विच ऑफ फॉलोइंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो अब डिस्कस करेंगे। पहली बात करें मैनियार डिजीज, तो मैनियार डिजीज किसकी प्रॉब्लम है? इनर ईयर की प्रॉब्लम। किसकी प्रॉब्लम है? इनर ईयर की प्रॉब्लम है। अब ये आपके दिमाग में है तो आप इस क्लाइंट के लिए गोल सेटिंग करने वाले हैं, तो क्या क्या करेंगे? फ्रीक्वेंट एम्बुलेशन, प्रिवेंशन ऑफ ए फॉल इंजुरी, कंजप्शन ऑफ 3 मील्स पर डे, कंजप्शन ऑफ 3 मील्स पर डे, या प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो आपके पास 4 मॉडलिटीज यहाँ पे है। 4 में से आपको एक मॉडलिटीज जो है वो गोल सेटिंग में रखनी है, जो इस क्लाइंट के लिए, मैनियार डिजीज के क्लाइंट के लिए सुटेबल है। ये आपको याद रखने वाली बात है। तो यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले आपको पढ़ना है मैनियार डिजीज क्या है, देन आप उसके बाद में गोल सेटिंग क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो मैनियार डिजीज में आपको याद रखना है, सो इसमें होगा क्या, एंडोलिम्फ जो है, एंडोलिम्फ जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, एंडोलिम्फ एक्यूमुलेट इन मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। ठीक है, एंडोलिम्फ जो है फ्लूइड वो एक्यूमुलेट हो जाता है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में, जिसकी वजह से होगा क्या, कंप्रेशन ऑन, कंप्रेशन ऑन वेस्टिबुल एंड कोक्लिया। वेस्टिबुल पार्ट पे और कोक्लिया पार्ट पे जो है वो क्या पड़ने वाला है, कंप्रेशन पड़ने वाला है। ठीक है, इसकी वजह से देखने को क्या मिलेगा, एपिसोडिक वर्टिगो। क्या देखने को मिलेगा, एपिसोडिक वर्टिगो, या फिर सीवियर हियरिंग लॉस। अगर ये ट्रीट नहीं हुई तो सीवियर हियरिंग लॉस भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जिसमें खास आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है कि इसमें एपिसोडिक वर्टिगो आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एपिसोडिक वर्टिगो आएंगे तो इसका मतलब है कि क्लाइंट को किस चीज की प्रॉब्लम होने वाली है, बैलेंस की प्रॉब्लम होने वाली है। किस चीज की प्रॉब्लम होने वाली है, बैलेंस की। तो टारगेट आपका बैलेंस है। अब बैलेंस जिस व्यक्ति का प्रॉब्लमेटिक है तो जाहिर सी बात है उस क्लाइंट को क्या फेस हो सकता है वो आपको निकालना है। देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, फ्रीक्वेंट एम्बुलेशंस। गलत आंसर है, क्योंकि अगर आप किसी भी क्लाइंट को एम्बुलेट करते हैं जो कि क्लाइंट मैनियार का है, तो यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट किस चीज की रहेगी, असिस्टेंट की रहेगी। रिक्वायरमेंट किस चीज की रहेगी, असिस्टेंस की रहेगी। याद रखना है, असिस्टेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है जो उसको होल्ड कर सके, अदरवाइज ये पेशेंट गिर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको एपिसोडिक वर्टिगो आ रहा है। तो एम्बुलेशन करते ही नहीं है, और अगर करवाते हैं तो आपको असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, पहली बात। सेकेंड चीज क्या है, प्रिवेंशन ऑफ ए फॉल इंजुरी। बेस्ट आंसर रहेगा यहाँ पे, क्योंकि इस क्लाइंट को बैलेंस की प्रॉब्लम है और ये क्लाइंट गिरने के इसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो हमारा टारगेट ये है कि ये क्लाइंट जो है वो गिरने वाली इंजरी से हम इसको क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सकें, कि गिरने के बाद जो इंजरी होगी उससे हम प्रिवेंट कर सकें, क्योंकि इसको बैलेंस प्रॉब्लम है और इसको एपिसोडिक वर्टिगो हो रहे हैं। थर्ड चीज देखिए, कंजप्शन ऑफ 3 मील्स पर डे, तो ये भी गलत आंसर है। आपको याद रखना है मैनियार डिजीज में हमेशा फ्लूइड इसके ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड है, तो आपको लो फ्लूइड वाली डाइट देनी है। लाइक दैट, जैसे आपको याद रखना है डाइट कौन सी देनी है आपको, लो फ्लूइड, लो ग्लूकोज, और स्पेशली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है लो सोडियम। ठीक है, सोडियम वाली डाइट इसको कैसी देनी है, लो सोडियम डाइट आपको यहाँ पे प्रिफर करनी है। कैसी डाइट प्रिफर करनी है, लो सोडियम डाइट आपको प्रिफर करनी है, लो ग्लूकोज डाइट प्रिफर करनी है, लो फ्लूइड डाइट आपको प्रिफर करनी है, क्योंकि ऑलरेडी क्लाइंट को एंडोलिफ एक्यूमुलेट हो रखा है। ठीक है, और हमें कंडीशंस को खराब नहीं करना। ठीक है, लास्ट ऑप्शन आपका क्या है, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो हमें प्रायोरिटी पे आंसर देना है। तो मैनिया डिजीज का प्रायोरिटी ये जाता है कि क्लाइंट को एपिसोडिक वर्टिगो हो रहे हैं, तो हमारी प्रायोरिटी जाएगी पहले सेफ्टी पे। किसकी सेफ्टी पे, क्लाइंट की सेफ्टी पे, कि उसको हमें गिरने से बचाना है। तो राइट आंसर आपका डी नहीं होगा। क्या राइट आंसर होने वाला है, बी। अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है, बी ऑप्शन जाएगा। प्रायोरिटी हमारी यहाँ पे इन्फेक्शन प्रिवेंशन की नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो क्वेश्चन इज क्या है आपका द नर्स एंटर द रूम, बड़ा देख के क्वेश्चन घबराना नहीं है, रूम ऑफ ए क्लाइंट ऑन विच ए डू नॉट रिसस्टिटेट ऑर्डर हैज बीन रिटन। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। नर्स जब एंटर करती है रूम में क्लाइंट के, तो वहां पे डू नॉट रिसस्टिटेट का एक ऑर्डर जो है वो लिखा हुआ है। डिस्कवर डेट सी इज नॉट ब्रीथिंग, और वो डिस्कवर करती है कि वो लेडी जो है वो ब्रीथ नहीं कर पा रही है। वंस द हस्बैंड रियलाइज व्हाट हैज अकर्ड, जब उसके हस्बैंड को रियलाइज होता है कि क्या हुआ है, ही येल्स, वो चिल्लाता है, प्लीज सेव हर, इसको बचा लीजिए। द नर्स एक्शन वुड बी, नर्स का क्या एक्शन होने वाला है। क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। बोर्ड मारा हुआ है डू नॉट रिसस्टिटेट का, ठीक है, और क्लाइंट आपका नॉट ब्रीथ है, क्लाइंट आपका नॉट ब्रीथ है, ठीक है। अब डू नॉट रिसस्टिटेट का बोर्ड है, क्लाइंट आपका डू नॉट ब्रीथ है, पति उसका चिल्ला रहा है, आप वहां पे प्रेजेंट है, आप क्या करें। कॉल द फिजिशियन एंड इन्फॉर्म हिम दैट द क्लाइंट हैज एक्सपायर, आपने देखा भी नहीं है और क्या आप कॉल करने वाले हैं फिजिशियन को, एंड इन्फॉर्म हिम दैट क्लाइंट हैज एक्सपायर। रिमाइंड द हस्बैंड दैट फिजिशियन रोट एन ऑर्डर नॉट टू रिसस्टिटेट, या फिर आप उसके हस्बैंड को रिमाइंड करने वाले हैं कि यहाँ पे डू नॉट रिसस्टिटेट का जो है वो बोर्ड मारा हुआ है, ठीक है। डिस्कस विथ हर हस्बैंड दैट दीज ऑर्डर आर रिटन ओनली ऑन क्लाइंट who are not likely to recover, who are not likely to recover with resuscitative efforts. Discuss with husband that these order are written only on clients, ठीक है, who are not likely to recover with resuscitative efforts. And last option आपका है call a code proceed, call a code proceed with cardiopulmonary resuscitation. चार ऑप्शंस आपके पास है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि कॉल कर दीजिए फिजिशियन को कि क्लाइंट एक्सपायर हो गया है। सेकंड में हस्बैंड को रिमाइंड करवाती है कि यहाँ पे डू नॉट रिसस्टिटेट का बोर्ड लिखा हुआ है जो कि फिजिशियन के द्वारा लिखा गया है। थर्ड ऑप्शन ये है कि वो डिस्कस कर रही है हस्बैंड के साथ कि ऑर्डर जो है वो रिटर्न ओनली ऑन किसके लिए लिखा गया है, क्लाइंट के लिए लिखा गया है, तो हु आर नॉट लाइकली टू रिकवर विद रिसस्टिटेटिव एफर्ट्स, ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन ये है कि कॉल कीजिए कोड को और विथ कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन, यानी सीपीआर के स्टार्ट करने के साथ साथ आपको कॉल करना है कोड को, और वह कॉल यहाँ पे कोड कौन सा कॉल होने वाला है, ब्लू कोड होगा, याद रखना है कौन सा कोड कॉल होगा, ब्लू कोड होगा, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट या सीपीआर का प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट प्रॉब्लम है, तो कोड ब्लू जो है अपन कॉल करता है, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है कि नर्स क्या करने वाली है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो देखिए क्लाइंट यहाँ पे क्या चिल्ला रहा है, ही येल्स प्लीज सेव हर, यहाँ पॉइंट रखना है आपको, ठीक है। हस्बैंड रियलाइज व्हाट हैज अकर, ही येल्स प्लीज सेव हर, ठीक है। तो क्लाइंट के जो हस्बैंड है वो चिल्ला रहे हैं कि भाई इसको बचा लीजिए, तो इस केस में कॉल द फिजिशियन एंड इन्फॉर्म हिम द क्लाइंट हैज एक्सपायर्ड, तो आपको तो पता भी नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं क्लाइंट एज एक्सपायर्ड हो गया, सिर्फ ब्रीथ नहीं आ रही है उसकी, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाता है गलत। रिमाइंड करना है तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि रिमाइंड का जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी उसको पता है, ठीक है, उसने आपसे रिक्वेस्ट की है प्लीज सेव हर, ये आपको याद रखना है। डिस्कस विथ हस्बैंड दिस ऑर्डर इज रिटन ओनली द क्लाइंट, ये ठीक है बट लेकिन ये यहाँ पे इसको फॉलो नहीं होगा, क्योंकि क्लाइंट आपका किस पे जा रहा है, नॉट ब्रीथ का मतलब हो गया क्लाइंट या तो कार्डियक अरेस्ट में है या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट में है। कार्डियक या तो आप क्लाइंट जो है वो कार्डियक अरेस्ट में है या रेस्पिरेटरी अरेस्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे एज ए नर्स आपका क्या एक्शन होने वाला है, तो आपका एक्शन होगा कॉल ए कॉड, आप ब्लू कोड पे कॉल करेंगे, उसके साथ साथ आप सीपीआर जो है वो स्टार्ट करेंगे, इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, हस्बैंड के साथ आप टॉक करेंगे, नोटिफाई टॉक विथ हस्बैंड एंड नोटिफाई डॉक्टर। अब यहाँ पे आपको याद रखना है टॉक विथ हस्बैंड वो किस चीज को लेके करेगी, तो याद रखना है आपको किस चीज को लेके करेगी, वो ड्यूरेबल पावर ऑफ
ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी, ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी पे, बिल्कुल ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी पे वो लेके वो क्लाइंट के हस्बैंड के साथ डिस्कस करने वाली है। ठीक है, ठीक है, और उसके साथ साथ वो नोटिफाई करने वाली है डॉक्टर को, और सीपीआर जो है वो उसको स्टार्ट करेगी। यानी इनिशिएशन आपका क्या रहने वाला है यहाँ पे एक्शन, जब डू नॉट रिसस्टिटेट का बोर्ड लगा हुआ है तो आपको याद रखना है कि आप क्लाइंट के जो भी क्लाइंट का रिलेटिव्स है या फिर ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी आपको एनफोर्स करना है, और उसके बिहाफ पे आप रिसस्टिटेट यहाँ पे कर सकते हैं फॉर द कॉल ऑफ कॉड ब्लू एंड इनिशिएट सीपीआर। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इस एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा, क्योंकि इस एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन थोड़ी रिपीटेड है, पूछा हुआ क्वेश्चन है पहले, फिर भी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें चेंज किया है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी किया है, बाकी क्वेश्चन से पूछा हुआ है। ठीक है, बाकी डू नॉट रिसस्टिटेट का बोर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब आप रिसस्टिटेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी अगर एनफोर्स करते हैं उस केस में आप इनिशिएट कर सकते हैं सीपीआर को, प्लस में साथ में आपको नोटिफाई करना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर को। ठीक है, और कॉल करेंगे आप कोड ऑफ ब्लू। ठीक है, जो कि कार्डियक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी अरेस्ट के लिए इंडिकेट करता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला है, डी रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस में खास आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में विथ डायग्नोसिस ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, प्लेस्ड ऑन आइसोलेशन, द नर्स नोटिस ए फैमिली मेंबर एंटरिंग द रूम विदाउट अप्लाइंग द अप्रोप्रिएट अप्रेल। क्लाइंट आपका एप्लास्टिक एनीमिया का है। ठीक है, और नर्स ने नोटिस किया, और वो आइसोलेशन में भी है, नर्स ने नोटिस किया कि एक फैमिली मेंबर जो है वो विदाउट अप्रोप्रिएट अप्रेल के जो है वो अप्लाई रूम में एंटर हो रहा है। द नर्स विल अप्रोच द फैमिली मेंबर, और नर्स जो है अब फैमिली मेंबर को अप्रोच करेगी यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज द बेसिस फॉर डिस्कशन। बेसिस फॉर डिस्कशन के लिए नीचे दिए गए ऑप्शंस में से वो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यूज करने वाली है फॉर दिस फैमिली मेंबर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, रिस्क ऑफ एक्सपोजर ऑफ द विजिटर टू इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म इज ग्रेट। रिस्क ऑफ एक्सपोजर ऑफ द विजिटर टू इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म इज ग्रेट। जो रिस्क है एक्सपोजिंग होने का विजिटर के साथ से इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म का, वो ज़्यादा होने वाला है। हॉस्पिटल रेगुलेशंस मैंडेट है कि एवरीवन इन द फैसिलिटी अडेयर टू अप्रोप्रिएट कोड्स। हॉस्पिटल की ये रेगुलेशंस मैंडेट है कि हर कैंडिडेट जो है वो फैसिलिटी के अप्रोप्रिएट कोड्स को अप्लाई करे, अडेयर करे। द क्लाइंट इज एक्सट्रीम रिस्क ऑफ एक्वायरिंग इन्फेक्शन। क्लाइंट जो है वो एक्सट्रीम रिस्क पे है इन्फेक्शन को एक्वायर करने के लिए। ओके, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका, अडेयर टू गाइडलाइन आर द लेटेस्ट सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन रिकमेंडेशन ऑन यूज ऑफ प्रोटेक्टिव अप्रेल। या फिर आप उसको फिर से गाइडलाइन के बारे में क्या करने वाले हैं, स्टेटमेंट देने वाले हैं कि भैया सीडीसी के अकॉर्डिंग जो आपको यूज ऑफ प्रोटेक्टिव अप्रेल जो है आपको यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्लाइंट आपका प्लास्टिक एनीमिया का है, इसका मतलब है कि बोन मैरो जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड सेल्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, जिसको हम एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, और जिसका क्लासिकल फीचर्स आपको यहाँ पे पैनसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा। ठीक है, सो मैंने क्या बताया आपको, एप्लास्टिक एनीमिया का ये क्लाइंट है। ठीक है, एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, बोन मैरो अनेबल to produce ब्लड सेल्स। ठीक है, ठीक है, अब जिसमें आपको यहाँ पे क्लासिकल जो फीचर्स आपको देखने मिलेगा वो क्या देखने मिलता है, पैनसाइटोपिनिया। ठीक है, पैनसाइटोपिनिया इसका मतलब हो गया WBC, RBC और प्लेटलेट्स, तो तीनों ब्लड सेल्स हैं ये क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। ओके, क्योंकि अनेबल है, बढ़ नहीं रही है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या रहने वाली है, ये कम रहने वाली। ठीक है, कम रहने वाली है। तो
WBC अगर कम हो गई तो जाहिर सी बात है क्लाइंट ससेप्टेबल हो जाएगा किसके लिए, इन्फेक्शन के लिए। RBC कम है तो क्लाइंट ऑलरेडी किस में है, एनीमिक है। ठीक है, तो अब सवाल यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिलेटेड टू, यहाँ पे क्लाइंट से रिलेटेड आ रहा है कि क्लाइंट कोई है जो फैमिली मेंबर वाला है वो एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन क्या है, रिस्क ऑफ एक्सपोजर ऑफ विजिटर टू इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म इज ग्रेट। ठीक है, तो रिस्क ऑफ एक्सपोजर ऑफ द विजिटर टू इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म इज ग्रेट। ठीक है, ऑप्शंस बिल्कुल सही है, लेकिन PNI हमारी यहाँ पे क्या रहेगी कि हमें एप्लास्टिक एनीमिया का जो क्लाइंट है इसको प्रोटेक्ट करना है उन क्लाइंट्स के साथ जो आउटर सरफेस से या आउटर एनवायरनमेंट से आ रहे हैं। तो विजिटर्स आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अलाउ नहीं करेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि क्लाइंट जो है वो आपका एप्लास्टिक एनीमिया में है और WBC का लेवल यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। तो क्लाइंट एक्वायर इन्फेक्शन या ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन मोर प्रोन रहने वाला है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन से जो C दिया हुआ है उसके कंपैरिजन में A वाला जो ऑप्शन है वो लो प्रायोरिटी में है। इसलिए ऑप्शन C देखिए आप क्या है, द क्लाइंट इज एक्सट्रीम रिस्क फॉर एक्वायरिंग इन्फेक्शन। तो आप एज ए डिस्कशन आप क्या कर रहे हैं, फैमिली मेंबर के साथ एज ए बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं। तो बेसिक डिस्कशन में आप उसे ये कहने वाले हैं कि जो क्लाइंट है उसको एक्वायर इन्फेक्शन होने के चांसेस कितने हैं, ज्यादा हैं, कितने हैं, ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी आपकी सबसे ज्यादा रहने वाली है कंपेयर टू A ऑप्शंस के। बात करें B और D ऑप्शंस की, तो B और D ऑप्शंस आपका रिलेटेड है गाइडलाइन से। ठीक है, B और D जो है वो आपका रिलेटेड है गाइडलाइन से। तो आपको भी पता है कि हॉस्पिटल्स में गाइडलाइन सब पढ़ते हैं, ठीक है, बट फॉलो बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गाइडलाइन नहीं बतानी है हमें, हमारी प्रायोरिटी किस चीज़ पे है, सबसे पहले हम क्लाइंट को प्रोटेक्ट करें, वो ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और क्लाइंट को प्रोटेक्ट आप तभी कर सकते हो जो क्लाइंट के आसपास सराउंडिंग एनवायरनमेंट में ओवर क्राउड ना हो और विजिटर्स अलाउड ना हो। ठीक है, तो ये हमारी प्रायोरिटी इस क्वेश्चन पे रहेगी, ये इस केस पे रहने वाली है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका रहने वाला है C। ओके, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। क्वेश्चंस देखिए, समझिए, क्वेश्चन समझ गए आप, एप्लास्टिक एनीमिया इसका मतलब है कि इसमें ब्लड सेल्स जो है कम होंगी, WBC भी जो कम होगी और क्लाइंट ससेप्टेबल रहेगा इन्फेक्शन से। तो जाहिर सी बात आप इस चीज़ को अलाउ मत कीजिए, सिंपल, क्योंकि वो एक्सट्रीम रिस्क पे है एक्वायरिंग इन्फेक्शन के। तो ऑप्शन क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स नोट स्केरेटेड क्रैकल्स इन बोथ लंग्स। ठीक है, द नर्स नोट स्केरेटेड क्रैकल्स इन बोथ लंग्स एंड 1+ spitting edema when assessing a cardiac client। कार्डियक क्लाइंट है, 1+ spitting edema है और बोथ लंग्स में जो है वो आपके क्रेकल्स जैसे साउंड जो है, स्केरेटेड क्रेकल्स जैसे साउंड जो है दोनों लंग्स में अस्कल्टेट हो रहे हैं। 1+ spitting edema है, कार्डियक क्लाइंट है। फिजिशियन जो है वो नोटिफाई कर रहा है एंड ऑर्डर फ्रूसामाइड लासिक्स 80 mg IV पुश स्टेट। क्लाइंट को जो डॉक्टर है उसने प्रेस्क्राइब कर दिया है फ्रूसामाइड यानी लैसिक्स 80 mg IV पुश आपको स्टेट करना है। विच ऑफ फॉलोइंग डायग्नोस्टिक स्टडीज इज मॉनिटर टू असेस फॉर ए मेजर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस थेरेपी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि लासिक्स 80 mg जो है वो स्टेट के लिए IV पुश करने के लिए बोला गया है। तो मेजर कॉम्प्लिकेशंस में आप अगर मॉनिटर करना चाहेंगे तो आप किस डायग्नोस्टिक स्टडीज को आप जो है वो प्रिफर करने वाले हैं, ठीक है, या फिर आप मॉनिटर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सेकेंड ऑप्शन है ABG, थर्ड ऑप्शन है आपका CBC एंड लास्ट ऑप्शन आपका 12 लीड ECG। ठीक है, सो कहानी ये है कि आपको डायग्नोस्टिसिटीज पता करनी है। तो हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। लास्ट ऑप्शन देखिए 12 लीड ECG। तो 12 लीड ECG क्या आपको लासिक्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकती है? जैसे मैं आपको बताऊं लासिक्स के बारे में, ठीक है, तो लासिक्स की अपन बात करें तो लासिक्स क्या है, लूप डायरेटिक्स है। क्या है, लूप डायरेटिक्स है। जाहिर सी बात है यूरेसिस यूरिन के जो फ्लो यानी यूरिन के फ्लो को जो है ये क्या करने वाली है, आउटपुट जो है वो बढ़ाने वाली है। ठीक है, लूप डायरेटिक्स हो गई। लूप डायरेटिक्स है, ठीक है। तो अब लासिक्स क्या करती है, लासिक्स जो है वो पोटेशियम डिप्लीटिंग डायरेटिक्स होती है। ठीक है, पोटेशियम डिप्लीटिंग या ब्रेक डाउन आप कह सकते हो इसको सिंपल भाषा में।
डायरेटिक्स। अब इसका मतलब ये हो गया कि आप लासिक्स देंगे तो बॉडी में पोटेशियम जो है वो क्या हो जाएगा, कम। अब ये कंडीशन किस में जाएगी, हाइपोकैलेमिया में। किसमें जाने वाली है, हाइपोकैलेमिया में। अब आपको पता क्या करना है, पोटेशियम लेवल पता करना है, बस इतना सा आपको याद रखना है। अगर आपको लासिक्स अगर किसी पेशेंट को आप दे रहे हैं तो लासिक्स आपको पता है कि ये लूप डायरेटिक्स है। एक ऑप्शन छोड़ देता हूँ मैं आपको, थाइजाइड डायरेटिक्स। कौन सी, थाइजाइड डायरेटिक्स, ठीक है, थाइजाइड डायरेटिक्स। ओके, ये भी पोटेशियम को क्या करती है, डिप्लीट करती है, यानी लो लेवल करती है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या चला रहे हैं, फ्रूसामाइड चला रहे हैं, लासिक्स चला रहे हैं, लूप डायरेटिक्स है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, पोटेशियम को डिप्लीट करती है। सेकेंड चीज आपको याद रखनी है, ये इनहिबिट करती है किस चीज को, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, इनहिबिट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। कहाँ से करती है, लूप ऑफ हैनले से, ठीक है, एंड डिस्टल रीनल ट्यूबल्स, डिस्टल रीनल ट्यूबल्स, ठीक है। अब क्या होगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, इनहिबिट कर रही है, तो इस केस में होगा क्या, पोलीयूरिया। सोडियम जो है वो एक्सक्रीट आउट होगा, और पोलीयूरिया के साथ ही पोटेशियम जो ब्रेक डाउन हुआ है वो भी क्या हो गया, इस यूरिन के साथ ही बॉडी से क्या हो गया, आउट हो गया। कंडीशंस किस में चली गई, हाइपोकैलियम में। सवाल सिंपल सा ये है कि कौन सी डायग्नोसिस स्टडीज आपको पोटेशियम लेवल बता सकती है, तो ईसीजी बता सकती है, नहीं बता सकती है। ईसीजी में चेंजेस आपको दिख सकते हैं, लेकिन ईसीजी आपको परफेक्ट नहीं बता सकती है, ठीक है। आपको जानना है सीरम लेवल के बारे में। कंप्लीट ब्लड काउंट क्या पोटेशियम लेवल को बताती है, नहीं बताती है। एबीजी नहीं बताती है। एसिड बेस बैलेंस में रिफ्लेक्शन जरूर होगा, पोटेशियम अगर कम होता है या ज्यादा होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि पोटेशियम अगर मान के चलिए किसी क्लाइंट में ज्यादा है, यानी हाइपर कैलेमिया, तो ये आपको किस चीज में इंडिकेट करता है, एसिडोसिस में इंडिकेट करता है, याद रखना, ठीक है। और अगर किसी क्लाइंट में पोटेशियम का लेवल कम है, यानी हाइपोकैलेमिया, तो ये किस में आपको इंडिकेट करेगा, एल्केलोसिस में इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो एबीजी बैलेंस में दिखा रहा है ये, लेकिन आपके पास सीरम लेवल नहीं है। अब सीरम लेवल पता करने के लिए आप कौन सी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला है, ए। क्लियर हो गया। लासिक्स और थाइजाइड डायरेटिक्स दोनों ही आपकी कैसी डाइट हैं, दोनों ही कैसे डायरेटिक्स हैं, पोटेशियम डिप्लीटिंग डायरेटिक्स है, जो पोटेशियम के लेवल को कम करेंगी। किस तरह से, इनहिबिट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम फ्रॉम द लूप ऑफ हैनले एंड डिस्टल रीनल ट्यूब। ओके, और सोडियम जैसे ही रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो जाहिर सी बात है यूरिन के साथ वो भी बाहर जाएगा, और वो मतलब वो रीअब्जॉर्ब उसकी प्रोसेस को इनहिबिट कर रही है, तो पोटेशियम यूरिन के थ्रू जो है वो बाहर जाता रहेगा और कंडीशंस हाइपोकैलेमिया की क्रिएट हो जाएगी। इसलिए हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट प्रोफाइल को यहाँ पे जो है वो करते हैं फॉर द इन्वेस्टिगेट या डायग्नोस्टिक पर्पज ऑफ या फिर इवाल्युएशन पर्पज ऑफ सीरम लेवल पोटेशियम। ओके, आज के सेशंस का अब आपका आखिरी क्वेश्चन ये रहा, जो कि आपके लिए क्यूरीज में रहेगा, जिसका आपको मुझे देना है कमेंट्स कि इस क्वेश्चंस का राइट आंसर्स आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। ओके, सो क्वेश्चन आपका है, द नर्स डिस्कवर 78 ईयर ओल्ड हु रिसीव हाइड्रोलाजाइन यानी एप्रीसोलिन, ओके, 20 mg 45 मिनट्स अगो। ध्यान से पढ़िए, 78 ईयर ओल्ड का क्लाइंट है जिसको रिसीव हो रही है हाइड्रोलाजाइन, जिसको हम बोलते हैं एप्रेसोलिन। 20 mg आपने दी है 45 मिनट पहले। क्लाइंट का ब्लड प्रेशर अभी 70/40 है, ठीक है। द क्लाइंट हैज बीन ऑन दिस डोज, अगर क्लाइंट इस डोज पे है ऑफ दिस मेडिसिन फॉर 3 years, और क्लाइंट इस मेडिसिन पे 3 साल से है, इससे हाइड्रोलाजाइन से, और क्लाइंट का अभी जो प्रेशर है, आपने 45 मिनट पहले ही इसको 20 mg हाइड्रोलाजाइन दी है, और क्लाइंट इस दवाई को लेके 3 साल से कंटिन्यूअस है, और अभी इसका प्रेजेंटली बीपी जो है वो 70/40 आ रहा है। विच ऑफ फॉलोइंग डाटा, कौन सा डाटा जो नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है वो मोस्ट लाइकली सिग्निफिकेंट इन रिलेशन टू द कॉज ऑफ लो ब्लड प्रेशर। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि जो ये प्रेशर रीडिंग आ रही है ब्लड प्रेशर की जो लो है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड नीचे दिए गए डाटा में से कौन सा डाटा जो है वो इससे रिलेट करता है, ये आपको बताना है, वो भी किस पॉइंट्स पे। मेडिसिन आपके पास हाइड्रोलाजाइन है। पहला ऑप्शन है पेडल पल्सेस 11 वीक, ठीक है, ठीक है, यानी पेडल पल्सेस जो है वो 11 आ रही है,
वीक आ रही है। कहने का मतलब आप ये मान लीजिए 24 आवर्स इनटेक 1000 ml पर डे फॉर द पास्ट 2 days। 2 दिन से इस क्लाइंट का यूरिन आउटपुट जो है, सॉरी इनटेक जो है 24 आवर्स में इसका इनटेक जो है वो 1000 ml पर डे ही है 2 दिन से। सीरम पोटेशियम लेवल इसका 3.3 है एंड पल्स रेट इसका 150 बीट पर मिनट है। ठीक है, तो आपको मुझे ये बताना है कमेंट्स करके कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्लाइंट को हाइड्रोलाजाइन चल रहा है और बीपी इस क्लाइंट का 70/40 अभी है। 45 मिनट पहले इसको 20 मिलीग्राम हाइड्रोलाजाइन दिया गया है और 3 साल से ये दवाई ये कंटिन्यूस है। ठीक है, ये आपके लिए आज का टास्क रहने वाला है। अभी बात करते हैं आज के सेशंस को अपन यहीं फिनिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशंस जो है वो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो क्लास को आप लाइक करके शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड इम्पोर्टेंट बात यह है कि वैकेंसियाँ आई हुई हैं तो आप फॉर्म फिलअप कीजिए, ध्यान से फिलअप कीजिएगा। और देखिए रूमर्स बहुत सारे फैलते हैं काफ़ी सारे ग्रुप्स वगैरह में, तो आप एक बार, मैंने आपको हर बार कहा है जब भी कोई वैकेंसी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो तो बेटर ऑप्शन है कि आप उस वैकेंसी या बोर्ड से रिलेटेड जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। फर्दर वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी है तो वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो यह हमेशा आप याद रखिए। और वैकेंसियाज जो हैं वो अपलाइन हैं, अपकमिंग भी हैं, और देखिए बैचेस जो हैं वो हमने स्टार्टेड कर दिए गए हैं। ठीक है, जिसका रजिस्ट्रेशंस ओपन है और टैगलाइन में आपके पास नंबर भी आ रहा है। साथ में हमारे एप्लीकेशंस का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। और क्वेश्चंस क्विज के लिए आप डेली सेशंस के लिए ऐड हो सकते हैं हमारे क्विज ग्रुप में, जो कि टेलीग्राम पे अवेलेबल है, और उसका लिंक भी यहाँ पे मेंशन है। तो मेरा आपसे सजेशन है कि आप लोग एक बार वॉच ज़रूर करें, और अगर आपको सेशंस अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।